कुछ दिन में। क्यों काहे गायब हो गए? पढ़ाई ना करना? अब छठ भी इतना महत्वपूर्ण पर्व है, उसमें मस्ती कर लेंगे थोड़ा सा। अरे ठीक है, कोई नहीं, चलता है ऐसे, लाइफ ऐसे चलती रहती है। बना इतना ज़्यादा भी नहीं कि एक आध वीक गायब मत करना, नहीं तो फिर तुम गायब हो जाओगी धीरे धीरे। नहीं, इसमें बस 2 दिन, हाँ एक फिर हो ठीक है, भी सकता है, दो नहीं तीन भी दिन हो सकता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 4 दिन में चलता अच्छा, है। वो अर्जुन आईएएस वाले ने अपनी वीडियो प्राइवेट कर रखी है, अब उससे कितने पैसे रखे हैं सर उसने? हाँ, अर्जुन आईएएस वाले ने सर अपने कोर्स को कितने में ये परचेज करने के लिए रखा है, कितने पैसे में? मैंने 5,000 में खरीदा था वो। और वो अभी भी वही 5,000 रेट रखा होगा उन्होंने। हाँ अभी शायद कुछ दिन छूट दिया था, वो 44 से 500 रुपये की छूट दे रहा था। अरे छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैं करवाऊंगा ना। ठीक है सर, मैंने देखी थी उसका 2-3 मतलब क्लासेस। क्या हो गया? सर मैंने उसका देखी मेरी आवाज़ थी सही आ थोड़ा रही है? बहुत। ये सविता बोली मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही। आ रही है सर आपकी आवाज़। ठीक, सविता आपकी साइड से दिक्कत होगा नेटवर्क में, बचे कर लो। ठीक है, अब देखो सुनो बात, अब तुम लोग फिर ये ऐसे, जब तक मैं बोल रहा था तब तो किए नहीं, अब इधर उधर भागोगे। अब इसीलिए मैं बोलता हूँ, मेरी बात मानते नहीं। मैं अलग, मुझे 2 महीने हो गए थे, मैं जिस दिन कोर्स लिया था उसी दिन मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर दिया था वो। फिर भी उसके बावजूद भी तुम लोग, अब मैं बोलता था देख लो देख लो देख लो। सर आप बोले हम दिसंबर तक में करना। सर मैं बोलूँ क्या कुछ? हाँ बोलो। वो है ना, मैं जहाँ तक महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है उसकी कुछ वीडियोस देखे हैं। जब तक हम खुद अपने हाथ से लेकर नहीं बैठेंगे ना, तो कोई मतलब तब नहीं, तक वो दिमाग में जाने वाली नहीं है। तो मैं तो पहले बोला था खुद से करना पड़ेगा। हाँ, लिखने बिना लिखे तो समझ भी नहीं आता, ये तो हम भी देखे हैं। अरे वो मैं फिर बता रहा हूँ, वो काम खुद से करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं तो मानता हूँ कि अभी 2 महीने हैं, मैं जनवरी से शुरू करूँगा, उससे पहले देखो मैं खुद 2 महीने में खुद बैठ के यही काम करूँगा। तो इसीलिए मैं बोला कि तुम लोग अभी खुद से करो, तो फिर मैं क्लासेस कर लूँगा तो फटाफट हो जाएगा वो काम। मान लो कुछ चीज़ें छूट जाएगी तुमसे, तो वो हो जाएगा साथ के साथ। खुद से करो, मैं फिर बता रहा हूँ। सीसेट का क्या चल रहा है? सीसेट का सुनो, अब मैं आज ही वो एक ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा बात कर रहा था आप लोगों से। तो मैं ग्रुप बनाऊंगा, देखो मैं उसमें सीट भेजूंगा सबसे पहले, ठीक है, सीट भेजूंगा, सब लोग क्वेश्चन बनाना। अब लोग अगर आप लोग मिस करोगे तो फिर मैं क्या एक काम पकड़ के तो मैं पढ़ा नहीं सकता, तुम लोग मेरे पास हो नहीं। अब तुम लोग अपनी तरफ से अपना थोड़ा मेंटेन करना, मैं एक PDF वाला ग्रुप बना दूंगा सारा, ठीक है। तो उसमें मैं भेज दूंगा, जैसे मान लो मैंने आज सीट नंबर 1 भेजा, ठीक है, सीट नंबर 2 भेजा, तो आप बनाओ, ठीक है, उस पूरे वीक में बना लेना, ठीक है। फिर मैं आखिरी में सैटरडे के दिन उसको सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। सॉल्यूशन भेजा, कुछ डाउट हो, मान लो कुछ क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, तो एक्सपेंशन के मान लो कि मंडे को जो भी है, संडे को मैं अगर लगा कि तुम लोग बता देना अपनी तरफ से डाउट्स क्लासेज है। अगर मान लो कि तुम्हें डाउट नहीं, क्वेश्चन मान लो कि देखिए फिर मैं बता रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन है नहीं आ रहे, 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा, ठीक। अगर मान लो कि 10 क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं तुम्हें, मान लो 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे, मान लो 40 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, तो कॉन्सेप्ट की कमी है, तो फिर मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद में पहले तो मैं कुछ बेसिक सीट ही दूंगा, वो तो जोड़ बाकी वाला है, तो उसमें मुझे नहीं लगता उसका सॉल्यूशन भेज नहीं सर, नहीं ना सर, वो तो हो गया ना। क्या जोड़ घटाव? अरे वो हर किसी ने किया है नहीं, वो हर किसी ने, एक बार मैं भेज दूंगा बेसिक ने, एक बेसिक सीट 3 भी मिला था, वो जो नहीं किया वो कर लेना, तुमने किया तो। सर वेन डायग्राम हो गया है, कैलेंडर चल रहा था, कैलेंडर के जो फॉर्मूलाज है ना, उनको समझा देना एक क्लास लेके, फिर हम अटेम्प्ट करेंगे कुछ भी। नहीं ठीक है, वो रीजनिंग का टॉपिक है, वो रीजनिंग का थोड़ा अभी रहने दो। अभी मैथ का जैसे मान लो नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है ना, ठीक है, मेरी क्लास में। हाँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे बेसिक वाले में सीट भेज दूंगा, वो किसी को ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, उसमें तो 1 घंटा भी बैठोगे हो जाएगा फट से, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर सिस्टम में है ना, मैं पढ़ा दूंगा एक बार, ठीक है। कुछ नहीं, उसमें नंबर सिस्टम का मैं देखा हूँ, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें क्या है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करते हैं चीज़ें, सारी चीज़ें। तो मैं नोट्स भेजूंगा तुम्हें, नोट्स कंप्लीट आज हो जाएगा मेरा, वो कंप्लीट है मेरा, तो मैं नोट्स भेजूंगा, नोट्स पढ़ना, फिर मैं तुम्हें सीट भेजूंगा। और अभी वो तैयार हो गई है सीट, एक इंग्लिश में पूरा तैयार हुआ है, ठीक है। फिर मैं कुछ चीज़ें आपको भेजूंगा, उसमें हिंदी वाला भी, इंग्लिश में कंप्लीट बंच भेजूंगा तुम लोगों को ना, जिसको इंग्लिश में पढ़ के देना तो इंग्लिश में दे लेना, ठीक है। उसके बाद में क्या करना, नंबर सिस्टम क्वेश्चन बनाना सारे, जो नहीं बने उसको गोला कर लेना, फिर मैं बता दूंगा। और मुझे पता है कि कुछ क्वेश्चनों में ट्रिक बताऊंगा मैं, वो जो भी XYZ है, पर वो जो मेरे नोट्स पढ़ोगे ना आप, तो उसी से हो जाएंगे क्वेश्चन। बस उस नोट्स को बार बार 3-4 बार रिवाइज करके फिर ही टेस्ट देना, तभी मैं फिर बता रहा हूँ फ़ायदा होगा, ठीक है। तो सीसेट में यही करना है।
समझ में आया ना? मतलब वीक में मैं क्या करूँगा, जैसे एक टॉपिक, जैसे मान लो कि इस वाले वीक में हो सकता है मैं नंबर सिस्टम के तीनों शीट वो बेसिक वाली शीट भेजूंगा 3, तो सब लोग करना, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है? करोगे तभी फ़ायदा पहुँचेगा, नहीं तो ऐसा कोई मतलब है नहीं, ठीक है? तो सैटरडे को या फ्राइडे को मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है? तो फिर अगर कुछ डाउट रहे तो फ्राइडे की क्लास को ले लेंगे अपन, ठीक है? फ्राइडे को, हाँ, तो मैं ऐसा करूँगा फ्राइडे को या मान लो थर्सडे को, मान लो तुम्हें 4 दिन दे रहा हूँ, 4 दिन 3 दिन मान लो, तो मान लो मैंने थर्सडे को अगर मान लो सीट भेजा तो फ्राइडे को अपन क्लास कर लेंगे, एक इसके बाद में आधा घंटा को ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है? फिर मान लो कि अगली बार जब जैसे रहा कि मान लो कि नंबर सिस्टम है, मैं नोट्स भेजूंगा, नोट भेजा, पढ़ा, खुद से करो, फिर मुझे बता देना कितने डाउट रहे। अगर ज़्यादा मान लो कि, अब मैं फिर बता रहा हूँ, सब मुझे पर्सनली बता देना। अगर आप लोगों को यहाँ बताने में शर्म आती है कि मेरे इतने क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो मुझे समझ में आ जाएगा तुम्हारा बिल्कुल बेसिक कमज़ोर है, ठीक है? तो फिर क्या करेंगे, अगर मान लो 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे किसी को, मान लो 40 क्वेश्चन 20 नहीं आ रहे, तो इसमें मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो एक बार मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बताना रहेगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है? ऐसे मैं जो नोट्स बना के दूंगा वो मैंने बनाया अच्छे तरीके से, उससे काम हो जाएगा। हाँ, कैलेंडर वाले टॉपिक हो तो क्वेश्चन ऐसे तो चाहो ना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कैलेंडर वाले जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना, पर उससे एक भी तुम लोग क्या प्रैक्टिस करोगे, टेंशन, मतलब मेरे पास 2-3 बुक है वो, तो इतने क्वेश्चन है, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो समझ में आया? सी सेट में फिर बता रहा हूँ, लापरवाही मत करना, पर वीक में टारगेट दूंगा, संडे का टेस्ट होगा जो अलग। और सुनो, हाँ, जो दृष्टि मेंटरशिप का प्रोग्राम है वो अब अगले संडे से वो शेड्यूल चलेगा, उसमें जीएस और सी सेट दोनों टेस्ट होगा आप लोगों के, तो वो उधर वो चलेगा। अब दृष्टि मेंटरशिप जो भी मुझे मिलेगा वो मैं उधर भेज दूंगा, ठीक है? तो वो तुम्हें टेस्ट देने हैं तुम लोगों को। और मैं फिर बता रहा हूँ, लापरवाही मत करो, और सैटरडे को अपना टारगेट बनाओ, जैसे मैं भी सैटरडे को किया हूँ शुरू की, विजन का टेस्ट मुझे देना ही है और उसका सॉल्यूशन पढ़ के कंप्लीट करना है, तो ऐसे करो, सैटरडे को मैं फिर बताऊँ विजन का टेस्ट को दो, और संडे को अपना दृष्टि वाला टेस्ट दो, खत्म बात, वो मैं भेज दूंगा मेंटरशिप वाला। और मंडे टू थर्सडे अपना 1-1 घंटे भी दो गए, ठीक है? तो फिर मैं क्या करूँगा कि उसको तुम्हें भेजूँगा, ठीक है? जैसे मान लो मंडे को मैंने भेज दिया, मंडे को जैसे आज मैं भेज दूंगा बेसिक 1 2 C2, अभी मैं ग्रुप बना के आज रात को, तो फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तो तुम्हारे पास टाइम है, फ्राइडे को जो डाउट हो पूछ लेना, ठीक है? तो सी सेट बताओ, और इसके अलावा कुछ करना है? टारगेट फिक्स कर लीजिए हाँ, सर, वो मैं कि ग्रुप में भेजूंगा, मैं फिर बता रहा हूँ। और अरे एक बार बार topic एक चीज़ और ये complete याद करना रखना कि बार बार तुम लोग खुद से नहीं ढूंढ पाते हो कि सर वो भेज दो। अरे यार, मैं फिर कितनी बार बोला हूँ कि चीज़ों को, सारी चीज़ें उसी ग्रुप में पड़ी हुई है। अब मैं जो पीडीएफ का अलग से, ओनली पीडीएफ का ग्रुप रहेगा, वो उसमें पीडीएफ ही आएगी सारी, ये चीज़ याद रखना, सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, मैं फालतू की पीडीएफ भेजूंगा ही नहीं, वो सारी पीडीएफ रहेगा। एक जो मान लो कि फ्यूचर में अपनी जो क्लासेस शुरू होगी पीटी को लेके, उसका एक ग्रुप बनाऊंगा, वो अभी नहीं, वो जनवरी में बनेगा, तो क्लासेज वो सारी उधर मिलेगी। फिर मेरे को मत बोलना सर क्लासेज कहाँ पे क्या है, ये चीज़ याद रखना, तो फिर क्लासेज वहाँ मिलेगी तुम लोगों को, ठीक है? तो पीटी वाली क्लासेज वो रहेगी, और ये सी सेट की जो क्लासेज, इसका भी मुझे प्राइवेट ही रखना पड़ेगा क्योंकि क्लासेज वो, क्योंकि दृष्टि वालों का वो लोगो लगा, तो ये चीज़ याद रख लेना, तो मुझे प्राइवेट रखना पड़ेगा। तो मैं फिर बता रहा हूँ, उसका लिंक मैं शेयर करूँगा तभी मिलेगा आप लोगों को, ऐसी क्लासेज नहीं मिलेगी। तो एक्टिव रहना पे, तुम लोग इधर उधर नहीं पढ़ते हो तब ऐसा ही रहता है, तुम लोगों को पता ही नहीं कहाँ क्लास हो रही क्या है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है? अब रही देखो, ठीक है? अब सुनो, आवाज़ अटक रही है मेरी? श्वेता जी का अटक रहा है इधर। अब आवाज़ आ रही मेरी? अभी आ रही है। ठीक, ठीक है। अब सुनो, अब ध्यान से समझ में आ गया? अब सुनो, तो सी सेट को मैं फिर बता रहा हूँ, वीकली अभी से टारगेट करो तभी होगा सी सेट क्लियर। मैं फिर बता रहा हूँ, नहीं होगा क्लियर, मैं फिर बता रहा हूँ, जितने क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा कर लेना, कल्याण हो जाएगा सी सेट में। उसके अलावा कुछ करने, कुछ ही मत सोचना, जो मैं भेजूंगा उसको सोल्व कर लेना बस, ठीक है? सी सेट हो गया। जीएस का मैं फिर बता रहा हूँ बार बार, स्ट्रेटेजी एक ही है जीएस की। जीएस का विजन वाले टेस्ट उसको बिना पढ़े, सोचो मत पढ़ना, बिना पढ़े दो, एक इतना का 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हो तुम लोग, जो मान लो फर्स्ट अटैम्प्ट है, सेकंड अटैम्प्ट है, तो उसको देना चाहिए। उसको सॉल्यूशन से सीखो, ठीक है? सॉल्यूशन से सीखो और उसको पढ़ के सॉल्यूशन साइड में करो, उसमें अपने जो है ऑप्शन में उसमें सही कर के सही कर लो, तो ये काम करना है। दूसरा, अपने पेपर लेके बैठो यूपीएससी के, वो मैं धर्मेंद्र जाखड़ वाले बुक भी भेजूंगा, ठीक है? तो वो देख लेना, वहाँ से छाट के काम करो और खुद से काम करना है। वो आज मैं आखिर में क्लास में सिखा दूंगा, ऐसा हो सकता है अभी मैं सिखा दूंगा कैसे काम करना है। पीवाईक्यू पे खुद से काम करो, जीएस पे, ठीक है? तो ये काम हो गया, ठीक है? तीसरी चीज़, अगर मान लो कि किसी को, अगर मान लो कुछ मटेरियल चाहिए तो वो आईआर का नोट्स में ले आया हूँ आज, तो आईआर का अपडेटेड नोट्स मिल जाएगा कुछ दिनों बाद में। लगभग मुझे ऐसा लगा सारा नोट्स में भेज दूँगा, कुछ कुछ चीज़ें बची होगी तो वो मैं भेज दूँगा, ठीक है? तो नोट्स कंप्लीट आपके पास आ चुका है, ठीक है?
क्योंकि इथिक्स में भेज चुका हूँ, ठीक है, और उधर इकोनॉमी में भेज चुका हूँ, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब सारी चीज़ें वो भेज दूंगा। जो भी नहीं बचे वो एक बार मुझे बता देना, वो मैं सारा कंप्लीट भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद में तुम लोगों के पास ऑप्शन यही बता कि बस पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे फिर वही दिक्कत होगी, मैं फिर बार बार बताऊँ, ठीक है। तो एक बार मैं तुम लोगों को काम सिखा रहा हूँ कि कैसे करना है PYQ पे काम, PT वाले, और वो अभी से करो, मैं फिर बता रहा हूँ नहीं होगा बाद में। अब देखो फिर बता रहा हूँ मैं, तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे फिर पछताओगे। जिस अर्जुन आए अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये समय है, टाइम अगर नवंबर दिसंबर तुम लोगों का गया ना, फिर वो बाद में वो काम नहीं कर पाओगे। तो मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीख लेना अभी क्या काम करना है। अरे CFA पेपर किसी ने बनाया था? कोई नहीं बनाया? मैंने बनाया सर, मैंने बनाया है। अच्छा, कितने नंबर आए? वो मिलाया ही नहीं, आंसर की तो आया ही नहीं अभी तक। तो कोचिंग वालों के आंसर कैसे मिलाते हैं? कोचिंग वाले ने सर एक ने दिया है सर, लेकिन वो दिक्कत है ना कि क्या बोलते हैं सर कि इन्होंने बताया था, अर्जुन IAS वाले ने एक ऐप बताई थी नॉलेज करके। वो नॉलेज मैंने ऐप डाउनलोड किया ना सर, उसके साथ एक और बग जैसा इंस्टॉल हो गया सर, फिर मेरा मोबाइल कुछ देर के लिए हैंग हो गया था, तो नहीं मिला पाया मैं। तुम काहे नहीं हैंग होते? आपके पास अगर लिंक होगा तो सर आप भेज दीजिएगा, किसी वीडियो का होगा। खुद से सीखो ये चीज़ें। चलो ठीक है, आप सुनो इधर, काम जो मैं बता रहा हूँ इधर सीखो। अब देखो सुनो, क्या करना, ये सारा काम 2011 से लेके 2023 तक पेपरों में कर लोगे। पहले UPSC पे करो, उसके बाद में फिर सीढ़ी से इंडी तरफ जाना, पहले UPSC पे कर लो। इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ, अगर ये काम कर लिया ऑप्शन टू ऑप्शन, तो 40 से 50 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे तुम्हारे, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। अब जैसे मैं कुछ बता रहा हूँ, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, 2017 के जाके क्वेश्चन देख लेना, उसमें कोलियर जूल के बारे में क्वेश्चन पूछा था। अगर ये ऑप्शन पे काम किया होता तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाता, ठीक। अब सुनो, तो काम क्या करना है, ठीक है। जैसे वाला इसका तो अभी आंसर किया आया नहीं है, मतलब कोचिंग वाला कोई भी देख लेना, नहीं तो मतलब अभी 2011 से 2022 तक करो, 2023 कोई ने आराम से कर सकते हो, पहले 2011 से 2022 तक का करना, ठीक है, और 2011 से स्टार्ट करना। जैसे मान लो कि झेलम नदी उल्लू झील से होकर जाती है, इसका मतलब ये पता लग गया अपने को कि टॉपिक ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मान लो कि कोई नदी है, कोई झील से होकर जा रही है, तो इस टाइप का देखो, इंडिया के मैप में देखना। तो ये सारा क्वेश्चन उस टाइप का, तो टाइप समझ में आ गया क्वेश्चन का, भाई ये टाइप ये है, क्वेश्चन का टाइप ये है, तो काम अपने को ऐसे करना चाहिए। जैसे याद करो, एक बार 2014-15 में क्वेश्चन आया था कि मान लो कि कोई नेशनल पार्क था, उससे कौन सी नदी बहती है, ये उसी टाइप का है, ठीक है। तो याद रखो, UPSC फेवरेट है नदी, रिवर से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले अपनी जो इंडिया की जो रिवर है, मेन जो रिवर है, अब देखो ये एक तरीके से सब वाले पूछ लिया, मेन रिवर नहीं पूछा उसने, तो आजकल UPSC थोड़ा डीप जा रहा है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। तो अब आपको थोड़ा बहुत अंदर जाके भी काम करना पड़ेगा। जैसे मान लो छत्तीसगढ़ से महानदी होके जाती है, ठीक है, और कोई मान लो कि जो लोकल जो है मतलब थोड़ा बहुत फेमस हो, तो वो पता होनी चाहिए। तो इसका अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, यही टॉपिक अब तुम्हें आइडेंटिफाई होगा, तो यही रिवर वाला इसको मेन टॉपिक बनाओ, और रिवर जो इंडिया की है सारी बनाओ। तो UPSC ने पहले क्या पूछा था, रिवर की सहायक नदियाँ पूछी थी UPSC ने, ठीक है। एक दो बार मान लो किसी को दो कंट्रीज़ के बीच है तो उसके बारे में पूछा था UPSC ने, ठीक है। तीसरा जैसे कोई किसी फॉरेस्ट से होकर गुजर रही है, ठीक है, अभ्यारण्य से होकर गुजर रही है, तो उस टाइप का क्वेश्चन पूछा रहा। आपकी बार पूछा झील से रिलेटेड, मान लो कोई नदी कोई किसी झील से होकर गुजर रही है, तो अब एक 3-4 डायमेंशन ऐसे पकड़ में आ गई। अब चौथी डायमेंशन ऐसे सोचो कि UPSC और क्या बना सकता है, एक और खुद से डायमेंशन, खुद से काम करना है। अभी खुद से बैठ के काम करोगे तब होगा, अरे मैप लेके बैठना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं होगा, मैं फिर बता रहा हूँ। अरे ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये 2016-17 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब आगे आओ, अब देखो ये वाला क्वेश्चन तो मैं फिर बता रहा हूँ, टॉपिक वाइज काम करना है। पहले तो देखो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट क्या काम करना, इसमें देखो कौन सा गलत स्टेटमेंट है, जो गलत स्टेटमेंट उसको करेक्ट करो। सबसे पहला काम, सबसे छोटा काम यही है, समझ में आया। दूसरा काम होता है थोड़ा और उसको अच्छा चीज तरीके से करने के लिए, उसको टॉपिक को आइडेंटिफाई करते हैं। टॉपिक आइडेंटिफाई हो गया, यहाँ पे रिवर, अब रिवर UPSC ने पहले भी क्वेश्चन पूछा और आगे भी पूछेगा, मैं फिर बता रहा हूँ। तो फिर उसके अकॉर्डिंग वैसे लोकेट करना कि कहाँ कहाँ से रिवर बहती है, कौन सा उसमें मान लो कि टाइगर रिजर्व आ रहा है, नेशनल पार्क आ रहा है,
तो वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। कल मैं इसी क्वेश्चन के बारे में सोच रहा था, ये वाला क्वेश्चन मैं कहाँ पढ़ा था, मतलब ये क्वेश्चन है ना, हाँ ये वाला क्वेश्चन है ना, CDS या CAPF में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब वो मैं नहीं सॉरी UPSC के लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन है, अगर आप उधर 90s के दौर में जाओगे, 1995 से लेके 2000 के जाके देखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है सेम। और मैं फिर बता रहा हूँ, इसीलिए PY की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन तभी देखने को मिलेंगे जब आप उधर देखोगे जाके, PY को बार बार देखोगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि ये सेम क्वेश्चन था, ठीक है। अब दूसरा तो मतलब अब देखो, मतलब ये है कि अब देखो इसमें ज़्यादा है, पहली बात तो मैं वो सबसे छोटा काम यही करो कि भाई कौन सा स्टेटमेंट गलत है उसको सही कर लो, ठीक है। अब ये सोचो कि इसने चाइना के कंपैरिजन में पूछा है, ठीक है। अब देखो ना, इस क्वेश्चन में कॉमन सेंस भी लगता है, वो मैं बताऊँगा, अभी छोड़ो उन चीज़ों को बाद की बात है, ठीक है। अब देखो याद करो, ये 2011 का क्वेश्चन था, मैंने याद करो, मैंने जब क्लासेस करवाई थी मैंने तब भी बोला था ये देख लो, ये क्वेश्चन आएगा। कच्छ का रण भी पूछा हुआ UPSC ने पहले, ये आपकी बार, ये देखो 2 नया जोड़ दिए, तो ये 2 पे जाके रिसर्च कर लेना, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। तो ये काम करना है, समझ में आया कि ये जब देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। अब मैं तुम्हें ना 2023 के पेपर मैंने ऐसे नहीं बोला था, अब वो ये कि तुम लोग कैसा काम करते हो, मैंने उस टाइम भी बोला था कि 60-70 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं UPSC के PYQ से। अब देखो मैं अभी यहीं पे तुम्हें ये 7 क्वेश्चन में लगभग 4-5 क्वेश्चन मैं बता दूंगा तुम लोगों को। ये देखो, ये सागौन वागौन का देखो ना, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो एक चीज़ याद रखो कि क्वेश्चन किस तरीके से रिपीटेड, पोर्ट वाला क्वेश्चन UPSC ने पहले भी पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। अभी इसमें टॉपिक उठाओ पोर्ट, इंडिया के सारे पोर्ट जाके देखो कहाँ पे, मालाबार तट पे है, कोरोमंडल तट पे है, ठीक है। वो किस चीज़ के लिए फेमस है, जैसे याद करो कि है ना, अपना जो ईस्ट वाला जो पोर्ट होते हैं वो ज़्यादा गहरे नहीं होते, इस कारण से वहाँ पे ना ज़्यादा माल इतना नहीं लेता। अपन वेस्ट वाला जो पोर्ट होता है, अरब सागर वाले जो होता है उसमें, वो वहाँ पे बहुत गहरे होते हैं, तो वहाँ पे अच्छे पोर्ट कम बनते हैं, ठीक है। तो वो क्यों खासियत है, क्या है, वो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि उसमें गहराई होता है। क्योंकि इधर जब नदियाँ बह के जाती है ना, तो अपना जो अवसाद होती है वो छोड़ती है, इसीलिए वहाँ पे पोर्ट अच्छे से नहीं डेवलप हो पाते, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये पोर्ट पे पूरा अच्छे से टॉपिक कम करना है। अरे ना, ऐसे भी मेंस का मैंने क्या बोला था, मेंस के सिलेबस से UPSC आजकल PT में क्वेश्चन पूछे, मेंस का क्वेश्चन है, जाके देख लेना। इकोनॉमी GS 3 में 10वां टॉपिक है ये, बंदरगाह वहाँ पे सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो मेरा कहने मतलब है कि आप लोगों को इस तरीके से एक एक टॉपिक की थीम उठानी पड़ेगी, उस पर काम करना पड़ेगा। अब देखो UPSC जितने भी मान लो कि ये पूछा है, तो भाई इसके बारे में जाके सर्च करो। अगली बार हो सकता है कटहल के बारे में कुछ स्पेसिफिक पूछ ले, महुआ क्या होता है इसके बारे में जाके पूछ ले, सागौन क्या होता है ये पूछ ले। मैं फिर बता रहा हूँ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक जाके पढ़ो, क्या है सागौन, क्या है इसका, क्या यूज होता है, कहाँ कहाँ इंडिया में है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो ना, एक मैं चीज़ बताता हूँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, और अभी आगे आएगा। तो 2019 में भी एक बार UPSC ने ऐसा किया था कि 2 क्वेश्चन आगे पीछे पूछे थे, और उनका आंसर देखो, इसका शायद, रुको एक और क्वेश्चन, हाँ देखो यही सेम चीज़। अब देखो UPSC हमेशा ऐसा करता है ना, कुछ हिंट देता हो। अब जैसे मान लीजिए इसमें कैमरून है, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान और युगांडा, ये नहीं, ये तो साउथ अमेरिका के दोस्त हो गए, ठीक है, और ये अफ्रीका महाद्वीप के हो गए। पर मेरा कहना मतलब कि हमेशा कुछ ना कुछ आपको हिंट मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन UPSC रिपीटेड है, ये वाला स्टेटमेंट जाके देख लेना, 2014 या 13-14 का क्वेश्चन है। अब जैसे मुझे पता है, मुझे क्यों पता है ये चीज़ समझो, मुझे भाई एक इसीलिए बार बार बता रहा हूँ, पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी UPSC ने पूछा हुआ, जाके देख लेना, नहीं विश्वास हो तो अभी जाके देख लो चाहे तुम। अभी देखो मुझे पता है शेषाचलम पहाड़ी है ना, पश्चिम घाट की नहीं, ये पूर्वी घाट की है। और याद करो शेषाचलम पहाड़ियों पे है ना जो वो मंदिर बना हुआ है, कौन सा, अरे जो साउथ में बहुत फेमस है, अरे UPSC ने वही क्वेश्चन पूछा था, तिरुपति बालाजी, ये शेषाचलम पहाड़ियों पे ही है। तो मेरा कहना वाला देखो, चीज़ समझो कि अभी रिपीटेड क्वेश्चन है। अमरकंटक पहाड़ी, यहाँ से याद करो, नर्मदा नदी वाला जो क्वेश्चन आया था 2013-14 में क्वेश्चन आया हुआ है।
अब बस अब की बार इसने क्या किया, देखो नहीं सतपुड़ा श्रेणी के बारे में पहले पूछा हुआ ये पेशेंट ने। अब वही है ना कि वो थोड़ा अंदर जा रहा है, मैं फिर बता रहा हूँ, अब वो ऊपरी लेयर नहीं पूछ रहा है। अब देखो ये भी देखो ये चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, नहीं तो आप कहीं नहीं पढ़ोगे ये सब सारी चीज़ें। तो मेरा कहने का मतलब है ये चीज़ें समझो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है भाई, कांगो बेसिन का भाग है, अब ये अच्छे से पढ़ो। अब ये कांगो बेसिन ही नहीं पढ़ना है, अब जितने भी बेसिन हैं एटलीस्ट प्रमुख विश्व के लेवल पे जो प्रमुख बेसिन है वो सारे पढ़ो। और वो हर बार मैं फिर बता रहा हूँ ऐसे ही उसका क्वेश्चन बनता है। अब इसीलिए आपको ऐसा काम करना पड़ेगा। और मैं फिर बता रहा हूँ वीडियो अर्जुना इसका वीडियो उन चक्करों मत पढ़ो, खुद से काम करो। मैं तो फिर बार बार यही बोलूँगा, खुद से काम करो। आखिर में फिर मैं करवाऊंगा, कुछ चीज़ें छूट जाएगी तो अपन देख लेंगे, परंतु पहले खुद से काम करो। मेरे भरोसे बैठे रहोगे, मैं फिर बता रहा हूँ अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो तुम बार बार, ठीक है। अब ये देखो ये है ना, ये क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है 2017 या 18 का क्वेश्चन, जाके देख लेना, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि यूपीएससी देखो कहाँ से क्वेश्चन उठा रही है, ठीक है। वो तो मैं करवाऊंगा, जो ट्रिक वो एक अलग मामला, वो ट्रिक अभी चक्रों मत पड़ो, अभी मेहनत कर लो। अब देखो ये 2014 का क्वेश्चन जाके देख लो, 2013 या 14 का क्वेश्चन है, मालाबार सीवेट, ये तो पूछा हुआ है, ये तो पूछा हुआ है, अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। तो मेरा कहने मतलब कि ये चीज़ें पता करो। अब देखो तितली है, तितली एक बार याद करो 2017 में पूछा था, उसने पूछा था 2016 में, सॉरी 16 में पूछा था, महाराष्ट्र की वो कौन सा था भाई, किस राज्य ने अभी तितली को राज्य पक्षी घोषित किया है। अगर वहाँ पे जाके जो ऑप्शन दिए थे, अगर उस पर थोड़ा एक बार थोड़ा आइडिया कर लेते तितली की क्या क्वालिटी है, अभी मैं फिर बताऊँ कर लेना, ड्रैगन फ्लाई मधुमक्खी की क्या स्टेटिक, ये सारे कर लेना, तब जाके अगली बार कोई क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, तो वो करने पड़ेगा। अब गिलेरी के बारे में, अब देखो मैं इस क्वेश्चन में एक तरीका बताता हूँ क्वेश्चन सोल्व करने का, भारतीय गिलेरियों के बारे में, ठीक है। वे भूमि में बिल बनाकर अपने नीड का निर्माण करती है, कोई पता नहीं, ये चीज़ अपने को नहीं पता, कोई बात नहीं, ठीक, आगे बढ़ो। वे अपने भोज्य पदार्थ जैसे कि नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती है, वे सर्वभक्षी होती है। अब देखो ये चीज़ याद रखना कि अब सर्वभक्षी होते, हो सकता है कि आपने जो गिलेरी देखी हो वो शाकाहारी हो, परंतु आपने दुनिया की, भारत की पूरी गिलेरी को तो नहीं देखा है ना, तो इसका मतलब मांसाहारी भी हो सकती है। तो ये वाला कॉमन सेंस लगाना, मैं फिर बता रहा हूँ यूपीएससी में, तो इसका मतलब सर्वभक्षी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, अपन कंफर्म तो कुछ भी नहीं बोल सकते। अब आप ऐसे सोचोगे नहीं, आपके जो लिमिटेशन है ज्ञान की, वो तो यही है कि मान लो कि नहीं वो मांसाहारी नहीं होती, मान लो ये नॉर्मल एक आइडिया लगाओगे, परंतु आपने कितनी गिलेरिया देखी है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में हमेशा वाइडर कॉन्सेप्ट को लेके चलना है। मैंने एक चीज़ याद रखो, मैंने बोला था उस टाइम, मैंने ट्रिक सिखा भी रहा था कि अगर क्वेश्चन की डिमांड नैरो है तो अपने को नैरो चीज़ लेके चलनी पड़ेगी, क्वेश्चन की डिमांड जब वाइड होती है तो वाइड ही लेके चलना पड़ेगा। जब यहाँ पे कोई क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं कर रहा अपने, तो यहाँ पे हमेशा वाइड लेके चलेंगे। तो मेरा कहने मतलब कि इस तरीके से एक चीज़ आंसर निकालना है, परंतु ये तो एक अलग चीज़ हो गया, ठीक है। परंतु मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि ये चीज़ काम करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये सारे मैंने बोला था एक सारे संस्थानों को देखो जाके क्या काम करते हैं क्या है। और मैंने है ना एक चीज़ तुम लोगों को बोली थी उस टाइम कि जितने भी इंटरनेशनल जो संस्थान होती है इनकी वेबसाइट जाके चेक किया करो, वहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा पूरा। आइए देख लें, पक्का कोई प्रोग्राम चल रहा होगा, ठीक है। वो मतलब मुझे बताओ समझ में आया, मतलब क्या, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप लोग आज भी पढ़ाई चाहते हो कि हमें कोई करवा देगा वीडियो के थ्रू, ठीक है, फिर हम करेंगे, अगर ये काम खुद से नहीं कर रहे हो, मैं फिर बता रहा हूँ पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, फिर बहुत टाइम लगेगा फिर यूपीएससी क्रैक करने में। फिर मैं बता रहा हूँ बार बार खुद से करो, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, हेल्प के लिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, पर मैं फिर बता रहा हूँ खुद से करो। अब देखो ये क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन जाके देखो, उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। बस आपकी बार उस क्वेश्चन को क्या कर दिया इसने, 3 पार्ट में कर दिया। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ें रिपीटेड है। उसी टाइम अगर तुम वाटर की क्वालिटी पढ़ लेते, वाटर क्या होता है, इसके क्या पीएच होता है, क्या है, कैसे काम करता है, और वो 2021 का क्वेश्चन है ये। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि ये चीज़ें, अब देखो ये इन्यूट वाला मेंस में पूछा था, जाके देख लेना 2022 या 23 में पूछा है मेंस में, 22 वाले पेपर में ऐसा कुछ पूछा है, 22 या 17 वाले में देख लेना मेंस वाले पेपर। तो मेरा कहने मतलब है कि देखो ये चीज़ें करनी चाहिए, इन अब एक ऑप्शन पे जाके काम करना है। फिर मैं बता रहा हूँ वो तब तक नहीं कर पाओगे आप जब तक यूपीएससी सारे पेपर में, फिर बता 2011 से लेके 2023 तक के पेपर आपके रटे हुए होने चाहिए। अब देखो जैसे मान लो मैं इस क्वेश्चन को अभी देख रहा हूँ, तो मुझे ये भी देखना है कि इनका आयुष्यन स्टेटस क्या है,
तब जाके भाई यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछी हुई तो मुझे ये भी पता होनी चाहिए जब आप सर्च करोगे इसके बारे में, तो ये भी देखना है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, कहाँ इंडिया में पाया जाता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी पता होना चाहिए। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ कि चीज़, अब देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, जाके देख लो, एरोसोल फॉर्म एजेंट अग्निमंद इनका यूज हुआ है पहले क्वेश्चनों में जाके। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि ये चीज़ें रिपीट होती है। मैं फिर बता रहा हूँ यूपीएससी का पेपर कॉन्सेप्ट रिपीट होता है हर बार, चाहे आप कोई सा भी उठा के देख लो। अरे ना आज जैसे मैंने कुछ चीज़ बोला था, देखो मेरा देश मेरा माटी अभियान है ना, मेरा देश मेरा माटी अभियान, वो देख लेना 2024 में पीटी में ज़रूर आएगा 100%। मैं अभी से बता रहा हूँ। और मैं फिर बता रहा हूँ एशियाई खेल में आपकी बात देख लेना 100% क्वेश्चन आएगा एशियाई खेल से रिलेटेड। तो मैं इस बता रहा हूँ कि ये चीज़ें पकड़ो, ये केस करो करंट अफेयर, नहीं तो फिर तुम इससे गधे मजदूरी करते रहोगे करंट अफेयर में। चीज़ें उठाओ स्पेसिफिक, ठीक है। इजराइल फिलिस्तीन वहाँ से जितना भी मिडिल एशिया पूरा अच्छे तरीके से कर लो, क्वेश्चन आएगा वहाँ से 100%, ठीक। उसके बाद में संसद से क्वेश्चन आएगा। तो मैं करंट अफेयर अभी तुम लोगों को बता दूंगा। मैं फिर बार बता रहा हूँ कि करंट अफेयर को हर चीज़ें पीछे मत पढ़ो चक्रों में पढ़ने में, इंपॉर्टेंट चीज़ों को पकड़ो। ये संसद से क्वेश्चन आएगा आपके 100%। जो उसका इनॉग्रेशन हुआ था उसमें जो 46 वो क्या नाम था उसको जो था, उस कहाँ से लाया गया, कौन सी डायनेसिटी थी, वो क्वेश्चन आएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, तो इस तरीके से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब जैसे मैं कुछ और क्वेश्चनों पे तुम्हें बताता हूँ। अब देखो याद को, जब मैं उस टाइम क्लासेस ले रहा था मैंने बोला था ये क्वेश्चन आएगा, वित्त आयोग से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, मैंने बार बार बोला था क्वेश्चन आएगा आएगा और आया। ये क्वेश्चन देखो 2021 का है, 2021 का सेम डिक्टो क्वेश्चन, ठीक। मैं बार बता रहा हूँ ये चीज़ करो, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा। ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हर बार आता है संविधान के बाद। ये कम से कम 2011 से लेके 2023 से 4 या 5 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, 4-5 बार। ये डायरेक्ट आंसर है, 4-5 बार रिपीट हो चुका है, ठीक। अब मैं फिर बता रहा हूँ ये अमेंडमेंट होते हैं। अब ये अमेंडमेंट, ये क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, और यही जाके देख लो जितने बार अमेंडमेंट पूछा, ये सारे एक बार अच्छे से पढ़ लो। यूपीएससी ने बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इन पे, 2021 में पूछा था और वही सेम क्वेश्चन है ये। अब देखो इसमें कुछ ही नहीं था क्वेश्चन को, मैं फिर बता रहा हूँ ये चीज़ें अगर पेपर पे काम करोगे लास्ट पेपर पे, तो देखो धन विधेयक मैंने बोला था, धन विधेयक वित्त विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी हमेशा पूछता है, 2013 में उठा के देख लो, फिर 2015-16 में पूछा फाइन, फिर 2018 में पूछा मनी बिल के बारे में, और फिर पूछा जाके उठा के कर लो। मैं बताऊँ उन्हीं क्वेश्चनों को करके दूँ कि इस क्वेश्चन को कर लोगे तुम। अब मैं फिर बताऊँ, ये तुम लोग क्या ना इधर उधर सब पढ़ना चाहते हो, पर पहले देखो मैंने बोला था ये वाला कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ फिर आया। अब देखो इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ, भारत में निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया। सीधी सी बात है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था जो लैंड रिफॉर्म के लिए लाया गया था, और उसी लिए लाया गया था क्योंकि आर्टिकल 19 में उस टाइम प्रॉपर्टी का राइट था, फंडामेंटल राइट, तो गवर्नमेंट इसको अवॉइड करना चाह रही थी। सीधी सी बात है। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो ना मैं ऐसा नहीं बोला कि देखो तुम लोग क्या करते हो ना कि सब कुछ समेटना चाहते हो, और सब कुछ समेटने चक्कर में याद रखो कुछ भी नहीं आएगा। तुम लोग क्या चाहते हो पूरा लक्ष्मीकांत हम रट दे, अरे भाई नहीं, डायरेक्ट एक क्वेश्चन जब यहाँ से आ रहे हैं फटाफट, अब एक चीज़ें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से हमेशा क्वेश्चन आता है, ये करो। और मैं फिर बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको तब तक नहीं आएगी, नहीं तो फिर ऐसे फिर इधर उधर घूमते रहोगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन पोहार, ठीक है, ये पोर्ट है, ठीक है। और मैंने याद करो मैं तुम लोगों को बोला था भारत की खोज वीडियो देख लेना वो। अब तुम लोग देख, जब मेरी बात नहीं मानोगे मैं फिर बताऊँ पछताओगे ऐसे। भारत की खोज वीडियो देख लो, प्रधानमंत्री एपिसोड देख लो, सारी चीज़ें देखो। ये पोहार अगर जब आप उस पर सुनोगे ना, तो उसमें वो जब स्टोरी आती है जो राजा था उसके ऐसे आते, तो पोहार में जाके फिर वहाँ पे जलती ऐसा ऐसा होता है, एक स्टोरी है उसमें जाके देखना, तो पोर्ट वो नगर होता है। मतलब मेरा कहने मतलब है कि देखो क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी रिपीटेड है, मेंस में 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब फिर मैं बता रहा हूँ पीटी प्लस मेंस के क्वेश्चन आपके रटे हुए होने चाहिए। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये वाला क्वेश्चन। अब बताओ इसको कैसे करना था।
अगर आप बौद्ध धर्म को पढ़ोगे, अब मैंने पहले बोला तो बौद्ध धर्म और जैनिज्म से हमेशा क्वेश्चन आता है, और अब की बार भी देख लो 2023 में भी आया, 2024 में भी आएगा। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, देखो 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन आए हैं बुद्धिज्म जैनिज्म से। बौद्धिज्म को अगर आप पढ़ोगे श्वेतांबर दिगंबर, ठीक है, अगर इसकी हिस्ट्री आप पढ़ते हो तो वहाँ पे फिर एक आंध्र प्रदेश में जाके बनता है, तो वही उसी के बारे में है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब कि चीज़ों को थोड़ा उस तरीके से पढ़ो, टॉपिक वाइज। यूपीएससी टारगेटेड नहीं करोगे ना तो फिर इधर उधर भटकोगे तुम लोग। अब देखो, मध्यकालीन गुजराती में किसी शासक ने द्वीप को पुर्तगाली सुपुर्द कर दिया था, ठीक है। अब वो चीज़ छोड़ दो, अब ये एक बार इनको जाके देख लो, इनके एक एक ऑप्शन देख लो। अहमद शाह कौन था, क्या काम किया था, महमूद बेगड़ा कौन था, बहादुर शाह कौन था, महमूद शाह कौन था। अरे मैंने देखो बोला था विजयनगर साम्राज्य से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे उठाओ। अरे देखो आजकल यूपीएससी पिछले, ये मैं देख रहा हूँ 2020 से ट्रेंड पकड़ा है यूपीएससी, है ना, टाइम पीरियड पूछ रहा है शासकों का। 2020 से जाके देख लो, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, रिपीटेड। 2021 में भी आया था, 2020 में भी आया था, और फिर 2023 में आया, और मैं फिर बता रहा हूँ 2024 में भी आएगा। और याद को 2021 में यादव वाला उसमें भी दिया हुआ था, जाके आज ही देख लो चाहे पेपर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। तो मेरा कहने वाला कि देखो अभी देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये तो डायरेक्ट उठाया हुआ है यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2002 या 3 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट उठाया था, डायरेक्ट, ठीक है। अरे हाँ, वो ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा था, मतलब पहले मैं फिर बता रहा हूँ कि पहले यूपीएससी पेपरों पे पकड़ बनाओ, वो तो बनेगा तो हो ही जाएगा, पर सबसे पहले यूपीएससी पेपरों पे पकड़ बनाओ, एटलीस्ट वो तो करो। मैं फिर बता रहा हूँ, तुम लोग अभी विश्वास नहीं है ना, 2011 से लेकर 2022 तक पेपरों को रगड़ो अच्छे तरीके से। हाँ, कहाँ गया वो वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला। अभी तुम लोगों की मैं आँख खोलता हूँ, देख लो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लो, ठीक है। मैं सेम क्वेश्चन बताता हूँ, देख लिया? अरे कहीं मेरी आवाज़ आज सो गए क्या सब लोग? आ रही है सर, आ रही है आवाज़ आ रही है। ठीक है, अब सुनो, मैं तुम लोगों को अब मैं बताता ना, तुम लोग, मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस का तुम लोग फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हो। अब देखो ये क्वेश्चन मैं डायरेक्ट एकदम डिक्टो क्वेश्चन बताता हूँ। देखो ये कब हुआ था, कब था आपके यार पेपर? 28 मई को था ना, 28 मई को था ना पेपर, ठीक है। सुनो, जी सर। जियो साइंटिस्ट का पेपर हुआ था, याद है मुझे अच्छे तरीके से, मार्च अप्रैल में होता। अब मैं देखो उसका पेपर खोलो, सेम क्वेश्चन आया, सेम। अभी रुक जाओ, अब जाग रहे हो ना मता? खाना बना रही थी, मम्मी की तबीयत खराब है। कोई नहीं, और मैं सीसीआईटी क्वेश्चन भी बताऊंगा तुम लोगों को, सीसीआईटी क्वेश्चन भी रिपीट होता है। खुल जा, इसको बंद करना पड़ेगा क्या? अब देखो ना, मैं तुम्हें ना आज आज ऐसे भी कुछ काम करते हैं, इसलिए बता रहा हूँ कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो रिपीट होते हैं डायरेक्ट। अब देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, वायसराय इंडिया दो पार्टीशन तो बंगाल, तो ये तो सबको पता होगा कौन था जब बंगाल विभाजन हुआ था। करजन। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये रिपीट होंगे आगे जाके, यूपीएससी रिपीट करेगा इनको। अब ये फालतू ये क्वेश्चन छोड़ देना, इन पे नहीं देखना, जो काम के अपने सिलेबस का इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, विच विल द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। पंचायती राज, अब ये बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया याद करो,
अब देखो ना अब यही क्वेश्चन देखो, मैं इस और एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब भी है ना यूपीएससी, जैसे मान लो कि 26 मई को पेपर होगा, ध्यान से समझना, और इधर 28 मई को पेपर हुआ था। संध्या तो ज्वाइन हो ऑलरेडी। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब ये काम सुनो। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ तुम लोगों को ना, थोड़ा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बताऊँ। देखो तुम लोग है ना काम करना नहीं चाहते हो, बस हवा में रखते हो। जैसे 28 मई के बाद में जितने भी यूपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट करवाए, तो मैंने कल वो सीएपीएफ का पेपर इसीलिए भेजा था। सीएपीएफ का पेपर हो गया था, ईपीएफओ का पेपर हुआ उसके बाद, ठीक है, और सीडीएस एनडीए का पेपर हो चुका है, ठीक है, और उसके बाद में अभी और होंगे। तो जितने भी पेपर हुए हैं, अब देखो मेरी बात नहीं मानो ना, तो वो काम करके, अभी जो मैं काम बता रहा हूँ वो काम पहले वाले पेपरों पे करके देख लेना है ना। जैसे मान लो ये जितने सारे पेपर हुए हैं और जितने और पेपर होंगे, अभी जियो साइंटिस्ट का भी होगा, ठीक है, और यूपीएससी है ना उसका भी कराते हैं, ईएस का भी कराता है, इंजीनियरिंग सर्विस का भी, तो उसके जीएस का पेपर जाके देखना, ठीक है। आप ये चीज़ देखना कि इसमें जो टॉपिक उठाता है थीम, जैसे मान लो जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का यहाँ पूछा था, ठीक है, और यूपीएससी ने आपके बाद दो क्वेश्चन पूछे थे, देख लो। और ये मैं बता, नवंबर 2022 का पेपर है ये, ठीक है। तो यूपीएससी ने 2 क्वेश्चन यहाँ पूछे, तो यहाँ से थीम आपको आइडेंटिफाई करनी है। थीम से हमेशा क्वेश्चन उठाते हैं, कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी उठाते हैं। तो यही काम अगर विश्वास नहीं हो ना, तो 28 मई का पेपर आप अपने सामने रखो। और इससे पहले, मतलब उससे पहले कब हुआ था पीटी? 2021 में हुआ था, 22 वाला पीटी, 2022 वाला पीटी कब हुआ था? आज के 2 जून को ऐसा हुआ था ना। उसके बाद में जो यूपीएससी के पेपर हुए हैं, और उसमें जाके देखना, उसमें जो थीम थी, बहुत सारी क्वेश्चन तो सेम भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। थीम से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, आप देखो यहाँ देख लो। अभी मैं आगे और बता रहा हूँ, रुक जाओ। अभी देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, वन स्टॉप सेंटर का, ठीक है, आगे और पूछ सकता है। अब देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, मतलब फिर बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन आगे फिर यूपीएससी पूछ सकता है। अभी क्वेश्चन छांटने हैं एक अच्छे तरीके से। अब ये क्वेश्चन देखो रिपीटेड है, और ये मैं फिर बताऊँ, यूपीएससी ने फिर ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। मैं तो भी वो बटरफ्लाई वाला क्वेश्चन बताना चाह रहा था, चलो 1 मिनट। अभी देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन काम करना है इन क्वेश्चनों पे, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये यूपीएससी देखो ना, अब देखो मैं फिर बताऊँ यूपीएससी क्या गेम खेलता है ये यूपीएससी का क्वेश्चन है 2017-18 का, अगर आपने पढ़ा होगा तो सब जानते होंगे इस क्वेश्चन के बारे में। अब देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने, मतलब सोचो ये 2022 का जियो साइंटिस्ट का पेपर है, और यूपीएससी 2017 में पूछा हुआ है, तो इधर उधर से उठा के इधर पूछ रहा है, इधर से उठा के इधर पूछता है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ समझो, वो करता है ये चीज़, और वो करेगा, बार बार करेगा, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि हर कोई बच्चा कर ही नहीं सकता वहाँ जाके काम। ये किसकी है सर, यूपीएससी की है या फिर सीपीएस की है सर? हाँ, ये क्वेश्चन किसकी है सर? ये जियो साइंटिस्ट का है, वैसे सारे देखने हैं। अब देखो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सेंटर इज प्लेज इन मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट। अब ये मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। अब यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा था। अब देखो ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में पूछा था, नहीं उससे पहले पूछा हुआ एक बार, जननी सुरक्षा योजना। अब देखो ये आपकी बार क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया है आपकी बार यूपीएससी 2023 में। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखिए चीज़ समझो। अभी देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, ये आगे जाके मैं फिर बता रहा हूँ। और ये देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड, ये फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आएगा फिर यूपीएससी में, ये चीज़ें आएगी। तो मेरा कहने मतलब देखो इन क्वेश्चनों पे काम करो। देखो ये 10 डिग्री चैनल, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। अब देखो ये इधर पूछ रहा है, सेम यूपीएससी का क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान निकोबार को अलग करता है। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है,
देखो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, नर्मदा फ्लो इन रिफ्ट वैली में, इसलिए बोला था कि नर्मदा क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी का पूछा हुआ है। मतलब मेरा कहना मतलब कि ये लोग इधर से उठा के उधर पूछे, उधर से उठा के उधर पूछ रहे हैं। ये वाला देखो क्वेश्चन, मैं तो जो वो क्वेश्चन बताना चाह रहा था, रुपया नोट। अब देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ये अच्छा क्वेश्चन है। शिफ्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है। मतलब देखो, अब मैं बता रहा हूँ कि इसमें देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल गए। अभी 100 क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, तुम लोग जो कोचिंगों के इधर पीछे पढ़ते हो उससे ज़्यादा अच्छा है कि इधर पढ़ो, इधर ध्यान दो, ज़्यादा फायदा सीखने को मिलेगा आप लोगों को। अब देखो ट्रिब्यूटरी कृष्णा रिवर का, ठीक है, ये यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, लैंड लॉ के बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो मतलब फिर बता रहा हूँ कि एक एक पेपर को जाके देखो। ऐसे विश्वास नहीं तो ना, जैसे मान लो कि 28 में जो पेपर होते हैं उससे पहले जाके पेपर को देखो आप, आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। हाँ ये आ गया सेम क्वेश्चन। According to the scientists, which one of the following is the only known animal except of humans capable for telling the difference between odd and even numbers? बटरफ्लाई, हनी बी, ड्रैगन फ्लाई। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर इस पे ऑप्शन पे अगर आप काम करते हैं तो देखो ये सेम तीनों ऑप्शन है। समझ में आया? वो तीनों जो अपन कर वो आंसर है। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप इस पे काम कर लेते, अरे मैं फिर बता रहा हूँ, अगली बार यही क्वेश्चन और बन जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है। अरे ये मैं तीनों के तीनों ऑप्शन सेम है। मतलब मेरा कहने का मतलब कि ऑप्शन पे अगर आप काम करोगे तो चीज़ें आपकी अच्छी होगी। मैं फिर बार बता रहा हूँ। अभी इसको याद रखना। देखो मैं अभी वो क्वेश्चन बताऊंगा, सेम क्वेश्चन है ये। मैं इसका फोटो ले रहा हूँ, बस उसमें थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया है, परंतु आंसर यही है। ठीक है, अब रुक जाओ, अपन अब पेपर को खोलते हैं एक बार। जो कल पेपर भेजे थे भैया, अब देखो ये वाला देखो, ये देख लो, तीनों ऑप्शन सेम है। हाँ बोलो। नहीं मैं बता रहा हूँ कि आप लोग तेरे जो कल पेपर भेजे थे तो उसमें सब नहीं लगाए थे उसको, 50 क्वेश्चन लगाए थे उसमें। तो जो वन लाइनर केमिस्ट्री वाले हैं तो मतलब उसमें भी अपने सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन छाट के देखने हैं कि पूरे ही सॉल्व करने हैं? नहीं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस इसका मतलब ये नहीं है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये तो सारे क्वेश्चन करने ही हैं। और ऐसे वो है ना, सीएपी का सारा पेपर सेम ही रहता है। हाँ। मैं बता रहा था, देखो ये रहा, तीनों के तीनों ऑप्शन सेम है, बस ये ऑप्शन चेंज किया था। यहाँ पे तो क्रिकेट था बस, और बटरफ्लाई था, ड्रैगन फ्लाइज है, हनी बीज है, ये तीनों के तीनों। अब वो बस यही है कि हाँ थोड़ा बहुत यहाँ घुमाया है, पर बात देखो मैं अब नहीं, अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे आप लोग तो वही है, सेम मीनिंग वही है, बस वही क्वेश्चन पूछने का उसने तरीका चेंज किया है। संध्या ये क्या हो रहा है, सस्पिशियस। ठीक है, तो मतलब मैं फिर बार बता रहा हूँ कि आप लोगों को पीटी को लेके मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोग इधर उधर भागने से अच्छा सबसे पहला काम ये कर लो, उधर में जाकर बुक भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है, उससे थोड़ा बहुत कुछ कर लो। सिनॉप्सिस देखो मेरे पास सिनॉप्सिस आईएएस का है, वो मैं भेज दूंगा। शून्य आईएएस का मटेरियल है, वो मैं भेज दूंगा। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। एटलीस्ट 2011 से लेकर 2022 तक पहले पेपर में यही कर लो, तुम कॉन्फिडेंस आ जाएगा पीटी को लेके। ठीक है, तो धर्मेंद्र जाखड़ की बुक से ढूंढ कर सर उन्होंने ईयर वाइज किया है क्या सर? हाँ किया है, 2013 से किया है उन्होंने। तो उनकी बुक से ही ढूंढ कर करना है खुद से सर? हाँ, उसने भी कंप्लीट नहीं किया है, वो खुद से भी आपको दिमाग लगाना, खुद से भी नेट का यूज करना है। समझ में आया? नेट का यूज खुद से भी करना है, उसको ऑप्शन को सर्च करना जाके। ऐसा नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, तुम लोग है ना ये आदत छोड़ दो। फुल्ली डिपेंडेंट होने की जो तुम लोगों की आदत है ना, ये बहुत खराब है। मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी नहीं निकलेगा ऐसे, यूपीएससी निकलेगा ही नहीं। खुद से मेहनत करनी, जब तक तुम लोगों के अंदर हैबिट डेवलप नहीं होगी ना तो नहीं निकलेगा। मैं फिर बार बता रहा हूँ।
ये सारा पार्ट अपन कर चुके थे उधर। इसमें कुछ ऐसे के टॉपिक है वो मैं करवाना चाह रहा हूँ। ये सारा अपन कर चुके थे उधर। ठीक है, तो इधर ये सारा अपन कर चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शनल वाले पे ध्यान देना, मैं ये चीज़ एक ही चीज़ कंप्लीट कराते जा रहा हूँ, ये अलग से अब। ठीक है, तो इसमें मैं आज है ना तुम्हें वुमेन्स के बारे में पढ़ाऊँगा। ठीक है, ध्यान से समझना। तो फिर ऐसे जितने भी वुमेन्स के आए हैं, कल तुम लोगों को सारा उस पर पहला काम करके, मैं फिर बता रहा हूँ, तुम लोग अगर मेरे डेली होमवर्क में दे रहा हूँ उसकी तुम नहीं मानोगे बात, मैं फिर बताऊँ परेशान होगे। और मैं फिर बता रहा हूँ, अब पढ़ाई को अगर सीरियस ले लो, अब भी मैं बता रहा हूँ, अगर अब भी थोड़ा बहुत तुम लोग डिले कर रहे हो तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो सुनो, तो जितने भी अब मैंने कल वो टॉपिक जो थे वो मैंने डिवाइड कराने का काम करा दिया। मैं फिर बता रहा हूँ, खुद से एक बार जाके देखना उन चीज़ों को। ठीक है, तो अब क्या करना, जितने भी 2013 से लेके 2023 तक वुमेन के बारे में जो भी आए हैं, तो मैं आज ये पढ़ा दूंगा। हो सकता है कल एक और क्लास लेनी पड़ जाए। ये वुमेन्स के बारे में सारा पढ़ के कल फिर मैं एक आध टॉपिक भी करवा दूंगा। ठीक है, कि ऐसे सोचना है। ठीक है, फिर मैं फिर बता रहा हूँ, लिखना है फिर, क्योंकि पॉइंट तुम्हारे पास रहेंगे, क्योंकि मैं आज इतना पढ़ा दूंगा वुमेन्स के बारे में, तो फिर आप लोगों को वो सारे ऐसे लिखने हैं। तो समझ में आया क्या काम करना है? ये सारा मैं पढ़ा चुका था, ये चीज़ याद रखना। देख रहा हूँ कुछ छूटा तो नहीं है, बाद में रिवीजन ये भी हो गया था अपन। ये छोड़ दे ऑप्शन। अब देखो, ठीक है, सुनो, अब देखो वुमेन में फिर बता रहा हूँ, ऐसे के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पेपर 2 में अगर आप जाओगे तो महिला आंदोलन, स्त्रियों के प्रति हिंसा, ये मान लो जो भी है सोशल जस्टिस का पार्ट है अपना वुमेन। ठीक है, इंडियन सोसाइटी का पार्ट इंपॉर्टेंट है वुमेन, तो ये हर जगह इंपॉर्टेंट है। वुमेन हमेशा ऐसे भी आता ही रहता है, हर एक आध 2 साल में यूपीएससी में ऐसे आता है, मैं फिर बार बता रहा हूँ। ठीक है, जीएस के पेपर 1 और 2 में तो है ही, भारतीय समाज में महिला संगठन की भूमिका और सामाजिक न्याय में भारत में अति संवेदनशील समूह, उसमें महिलाएं आती है। ठीक, तो ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये अपना GS 1 का टॉपिक कवर करा, GS 2 का, और यहाँ तक कि एक मोटा मोटा मान के चलो कि GS 4 में एथिक्स वाला पार्ट भी, और ऐसे तो तुम्हारा रेडी हो रहा है। तो आज जब मैं इस क्लासेस के लेने के बाद में फिर हमारा बता रहा हूँ, क्लास लेने के बाद में आपको क्या करना है 2013 से लेके, और मैं फिर बता रहा हूँ तुम लोगों ने वो काम नहीं किया है, चुपचाप 2013 से लेके 2023 से सारे लिखो, एक एक को तुम्हारे पेन कॉपी से लिखो तो याद होंगे वो चीज़ें। फिर उसमें छाटो कौन कौन किस टॉपिक से, कौन सा हेल्थ से है, कौन सा एजुकेशन से है, कौन सा वुमेन से है, कौन साइंस से है। ये नहीं करोगे ना, मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे फिर भूल जाओ, फिर ऐसे नहीं सीख पाओगे, ये खुद से नहीं करोगे। सर इसमें कुछ है जो कि नहीं, इसमें कुछ है जो कि सर खुद से नहीं हो पाएंगे सर, वो उसका ब्रेन स्टॉर्मिंग आपको करना पड़ेगा सर थोड़ा। एग्जाम में मैं दे दूँ तुम्हारी जगह जाके? नहीं सर, इसमें नहीं कुछ बोल चीजें हैं ऐसी दो, बोल दो, आजकल ये काम भी बहुत चलता है। मैं फिर बता रहा हूँ अमित, ये तुम्हारी आदत, हमें इतनी देर लेक्चर आ गया, 50 मिनट क्यों लिया? क्योंकि वो तुम लोगों को अर्जुन IAS चला गया, तो तुम लोग तो एकदम, मैं समझा रहा हूँ भाई, अर्जुन IAS के चक्करों में इन चीज़ों मत पढ़ो, निकलेगा एग्जाम खुद से। मैं फिर बार बता रहा हूँ, बस मैं तुम्हें लोगों को डायरेक्शन देने के लिए तैयार हूँ ना, मैं डायरेक्शन तो बता रहा हूँ, मैं कैसे काम करना है, करना तो आपको ही पड़ेगा ना आखिर में। और मैं फिर बता रहा हूँ, मैं हलवा बना के दे भी दूंगा ना तुम लोगों को, खाना तो फिर भी तुम्हें ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कि खुद से बनाना सीखो, खुद खाओ। ठीक है, सुनो, अब सुनो, मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, देखो ये जो नेचर है, मतलब जब अपने सोशोलॉजी मैंने, अब देखो मैं इंडियन सोसाइटी मैंने इंडियन सोसाइटी इसीलिए पढ़ाई थी ताकि ऐसी क्लास के बैकअप तैयार हो सके तुम लोगों के लिए। ठीक है, अब देखो मान लो कि वर्ल्ड में देखो, सब ऐसी बात है कि नॉर्मली 2 ही टाइप के पर्सन, एक फीमेल और एक मेल होता है। ठीक है, तो क्या है कि ट्रांसजेंडर भी होते हैं, ऐसे नहीं, अपन उनको भी पार्ट मानना चाहिए। ठीक है, ट्रांसजेंडर जो होते हैं या LGBT समुदाय होते हैं वो भी, ठीक है, ये लोग हैं मान लो। ठीक है, अब क्या हुआ कि आप स्टार्टिंग में चले जाओ, ध्यान से समझना, जब मान लो कि सोसाइटी का इमर्ज हो रहा था उस टाइम। ठीक है, तो उस टाइम क्या हो रहा था कि जैसे सवाल से बात है, मतलब सोचो स्टार्टिंग में जाओ, मतलब आप ऐसे सोचो कि आज से जब ये मान लो कि ये भर्ती स्टार्ट हुई थी, उस दिन क्या हुआ होगा, मान लो कि कोई एक लड़का होगा, एक लड़की होगी, भाई सबाई की बात है, एक कॉमन सेंस सोचो, मतलब रिलीजियस थ्योरी वो एक अलग बात है, एक सोचो नॉर्मल सी। जब मान लो कि स्टार्टिंग में जब कोई यहाँ पे जन्म लिया, तो सबाई सी बात है कि नेचुरली रूप से तो भगवान ने उन दोनों को समान ही बनाया, मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी राइट पुरुष को पहले से ज़्यादा दे दिया था, ऐसा कुछ ही नहीं था। ठीक है,
तो क्या था, जब मान लो कि स्वाभाविक सी बात है, स्टार्टिंग में कोई एक मैन और एक वुमेन हुए तो नॉर्मल थे, ठीक है। हाँ, हो सकती है फिजिकल स्ट्रेंथ, मैं फिर बता रहा हूँ, वो एक अलग मामला है, वो एक अलग नेचुरली फिनोमेना होता है, बायोलॉजिकल थ्योरीज होती है, वो एक अलग है। परंतु मतलब जो मतलब समाज द्वारा जो विभाजित था वो चीज़ें अपने समाज ने की है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। वो समाज के द्वारा जो आज जो असमानता देखते हो, पुरुष के पास ज़्यादा पावर होती है, ऑटोनॉमी होती है, ठीक है, महिलाओं के पास जो कमी है वो समाज की देन है। इसीलिए बोला जाता है कि समाज को उस लेवल पे परिपक्व होना पड़ेगा कि वो महिलाओं को बराबर माने, ठीक है। तो पुरुषों को सत्ता, मतलब जो आज भी देखो, जैसे मान लो कि पार्लियामेंट में देख लो, कहीं पे भी देख लो, बहुत एक आध दो राज्य होंगे जहाँ पे महिलाएं वो सीएम है, प्रधानमंत्री भी खुद से कोई महिला प्रधानमंत्री आज तक नहीं बनी है, खुद से, मतलब समझ रहे हो, खुद का एक एम्पावरमेंट करके उस लेवल तक पहुँचना। जैसे मान लो ममता बनर्जी अगर पीएम बन जाए तो हाँ, वो उसको माना जाएगा कि वो खुद अपने लेवल पे पहुँची, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो स्वाभाविक सी बात है कि स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ नहीं था, परंतु जैसे मान लो कि मैंने फिर वो बताया था कि स्टोरी की धीरे धीरे क्या हुआ कि सिस्टम बना कि महिलाएं घर का काम करेगी और पुरुष बाहर का काम करेंगे, ठीक है। और उस टाइम क्या हुआ कि जो साहसी कार्य करते थे, आज भी देखो ना, आज भी आप समाज में कोई, कभी आपने सोचा कि कोई सो रहा है उसको कोई इनाम दे रहा है मतलब कि कोई खा रहा है उसको कोई इनाम दे रहा है, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि महिलाओं को उस कार्य के लिए सीमित कर दिया गया जिसकी सामाजिक वैल्यू नहीं थी। ये चीज़ ध्यान से समझना, घरेलू वैल्यू है उसका, पर सामाजिक महत्व तो नहीं है। इसीलिए आप जो देखते हो आज जो पुरुषों में और महिलाओं में भेदभाव होता है, पॉलिटिकली मान लो, इकोनॉमी मान लो, सोशली जो हो, उसका रीज़न ये है कि महिलाओं को एक घर तक सीमित कर दिया गया, पुरुष को बाहर छोड़ दिया गया। तो बाहर वो तीरंदाजी करके शिकार कर रहा है, वो मान लो कि नदी में तैर रहा है, ठीक है, या मान लो जो भी XYZ एक्टिविटी कर रहा है, तो उसके कार्य को माना गया साहसिक कार्य, पर महिलाओं को कार्य को कभी साहसिक नहीं माना गया। इसी कारण से सोसाइटी द्वारा कभी उसको प्रोत्साहित भी नहीं किया गया, ठीक है। महिलाओं को हमेशा एक सीमित दायरे में रखा गया और उसके बारे में बस यही है कि घर का काम करे, ठीक है, जो है जो मतलब कि जनन जो प्रक्रिया हो तो उसको आगे बढ़ाए, बस महिलाओं को उसी कार्य तो सीमित कर दिया गया। इस कारण से स्टार्टिंग में यह था कि थोड़ा सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया जाए, इसलिए ज़रूरी था। जैसे स्वाभाविक सी बात हो कि महिला भी ऐसे जा रही है, मैंने बोला था उस टाइम एक डॉक्यूमेंट्री देखना, अफ्रीकन जो ट्राइबल्स है या साउथ अमेरिकन जो ट्राइबल्स हैं उनके बारे में देखो, आज भी वो लोग ऐसे ही जीते हैं, ठीक है। वहाँ पे अगर आप अपने आप को देखना चाहते हो कि ये जब ये मान लो आज जो सोसाइटी है वो पहले कैसी थी, जब मान लो कि बहुत हज़ारों करोड़ों साल पहले, आज भी वो लोग ऐसे ही रहते हैं एकदम बिना कपड़े पहने, बिना कपड़े भी नहीं पहनते, आज भी वो शिकार करते हैं, सेम आज भी वो लाइफ जीते हैं वो लोग। तो वहाँ से तुम लोगों को एक आइडिया मिलेगा कि कैसे लोग, मतलब कि कैसे कैसे ये चीज़ें जो बढ़ी है, ठीक है। अब देखो, अब बात है कि प्रेजेंट टाइम में यूपीएससी मान लो क्वेश्चन पूछ रहा है, सिलेबस का भी पार्ट बनाए, इसका रीज़न समझो क्यों आखिर में, क्योंकि वुमेन को कहीं ना कहीं हमेशा हर जगह दिक्कत झेलनी पड़ती है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ, आर्थिक क्षेत्र में आप इकोनॉमी में जाओगे तो कौन सी तुम 4-5 महिला को नाम गिना दो कि जो बहुत बिलियन में, जैसे मान लो जो होता है ना कि भारत में सबसे करोड़पति कौन लोग हैं, मान लो सबसे ज़्यादा पैसे वाले कौन है संसार में, कौन है, एक आध महिला भी मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, मैं फिर बता रहा हूँ, महिलाओं की कैपेबिलिटी नहीं है, सोशली रीज़न है कि महिलाओं को भी आगे निकलने ही नहीं दिया गया। पुरुष ही आगे निकले तो सब तो पुरुष ही तो आगे निकलेंगे ये तो वही बात हो गई, ध्यान से समझना कि जैसे मान लो कि 1000 मीटर की दौड़ है, ठीक है, और महिलाओं को तो यहाँ पे बांध दिया गया, ठीक है, और वो पुरुष यहाँ तक दौड़ के यहाँ तक आ चुका है, अब महिलाओं को धीरे धीरे आज़ादी दी जा रही है, तो कितना उसको करेगी, कितना उसको पीछे पछाड़ ही नहीं सकती, वो तो आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये कारण है कि आज भी जो है अपन देखने को मिलते हैं चाहे आर्थिक सेक्टर हो। अभी जैसे मान लो कि पार्लियामेंट में कानून वुमेन रिजर्वेशन बिल पास भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो हमें क्या लगता है कि अब ये सोचो कि भारत को आज़ाद हुए भी, ठीक है, लगभग 75 साल हो गए, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है 75 सालों का एक दिन में ख़त्म हो जाएगा एक बार के चुनाव में? ये 75 के 3 गुना मान के चलो, 150 साल बाद में उसी स्थिति में रहेगी महिलाएं जो आज पुरुष है, मतलब इक्वल लेवल पे पहुंचने के लिए अभी टाइम लगेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि इतना ईजी नहीं होगा इतना ट्रांसफ़र, क्योंकि इतने सालों से जो महिलाओं के साथ जो हुआ है शोषण अत्याचार, उसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि चीज़ें ऐसा नहीं है कि तुम लोग सोचो कि आज ही हो गया तो महिला संसद में पहुंचने लग जाएंगी, एकदम एम्पावरमेंट हो गया ना, ऐसा कुछ नहीं होता, टाइम लगता है। क्योंकि ये हमेशा याद रखना कि सोसाइटी जिस लेवल पे महिला और पुरुष है उसमें बहुत बड़ा गैप होता है, ये बहुत गैप धीरे धीरे बहुत समय अंतराल के बाद भरता है, एक दिन में नहीं भरता, ये टाइम लगता है इन चीज़ों में, ठीक है, ठीक है। तो वही है कि देखो, स्वाभाविक सी बात है कि पहली बात तो लिंग असमानता है, ठीक है, ठीक है। फिर अब देखो, पहले तो लिंग असमानता है कि भाई
उसी के आधार पर कार्य को विभाजन हो जाता है कि महिला क्या काम करेगी, पुरुष क्या काम करेंगे, ठीक है। दूसरी भाई यौन प्रकृति, मतलब ये सब ऐसी बात है कि जैसे मतलब नेचर ने नियम बनाया कि जो है बच्चा पैदा करने का काम महिलाओं का होता है, पुरुष नॉर्मली अपना वो करेंगे, ठीक है। मान लो कि बच्चों के देखभाल, उनके आय के लिए इनकम का सोर्स वो करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये नेचुरली तो एक बाउंडेशन होगी वुमेन पे, ठीक है, कि उसको वो काम करना ही है क्योंकि भगवान ने उसको इसीलिए बनाया है, ठीक है। दिक्कत वहाँ नहीं होती, दिक्कत वहाँ होती है जहाँ समाज द्वारा असमानता पैदा की जाती है। वो कैसे आएगा? सबसे पहला काम आएगा धर्म। धर्म में अगर सबसे बेस्ट आपको देखना है ना तो कभी है ना, जितने भी रूढ़िवादी जो धर्म होते हैं उनको जाके देखो, वो हमेशा महिला पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। आप चाहे मुस्लिम धर्म देख लो, हिंदू धर्म देख लो, ईसाई धर्म में भी है, ऐसा नहीं है, परंतु थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि वो नया धर्म है, मॉडर्न धर्म है। परंतु जो बहुत पुराने जो धर्म रहे हैं, ध्यान से समझना, उसमें हमेशा महिलाओं को धर्म के आधार पर हमेशा दबाया गया। जैसे मैं ना अभी कुछ दिनों से मैं सऊदी अरब और देख रहा था, जैसे एक दिन शायद वहाँ एक क्वेश्चन भी कर रहा था, तो उस दिन मैंने देखा कि सोचो वुमेन्स को अभी भी वहाँ पे वोटिंग राइट नहीं है। सऊदी अरब में आज भी नहीं है। सोचो वहाँ आज भी महिलाएं बिना बुर्के के नहीं निकल सकती। रीज़न क्या है? वहाँ पे धर्म के आधार पर स्टेट चल रहा है। इसके आधार पर सोचो, और मैं फिर बता रहा हूँ, हमेशा धर्म के आधार पर महिलाओं का ही शोषण होता है। इसीलिए क्यों माना जाता है कि साइंटिफिक ये चीज़ें, सारी चीज़ें बढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें समानता आने के प्रयास बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि जब मॉडर्न एजुकेशन आया, अंग्रेज आए इधर उधर, भारत में भी ऐसा हुआ कि पहले भारत में भी ऐसा तो होता था, धर्म के आधार पर सती प्रथा हो रही थी। अब मैं फिर बताऊँ, ये एक एक एग्जाम्पल याद रखने, ऐसे में लिखने एक एक चीज़ें, ठीक है। सती प्रथा हो रही थी, सारे सब कुछ, फिर राजा राममोहन राय आए, ठीक है, तो उसने सती प्रथा का विरोध किया, फिर कानून बनता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हुई। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, मैं उस टाइम की तुम विडम्बना देखोगे, विडम्बना क्यों होता, आज भी होता है। आज के मैं अखबार में पढ़ रहा था कि 80 साल का बुढ़ा था, वो शादी कर रहा है, शादी कर लिया, फिर पता लगा पुलिस पकड़ के ले गई। सोचो 80 साल का बुढ़ा है, 20-25 साल की लड़की शादी कर रहा है। तो वो चीज़ें आज भी चल रही है, ऐसा नहीं कि वो राजा राममोहन राय के काल में चल रहा। तो उस टाइम देखो क्या होता था, ध्यान से समझना। अब देखो महिलाओं को क्या था, घर के कार्यों तक सीमित कर दिया गया था, कुछ और उनसे अपेक्षा नहीं थी। तो क्या होता था कि जैसे आज भी जैसे आप देखोगे ना, अगर आपने अगर सोसाइटी को थोड़ा बहुत भी अनुभव किया है तो एक चीज़ याद रखना, जैसे मान लो कि एक लड़का है, ठीक है, चाहे आचार विचार से सब अच्छा हो, पर उसके मान लो कोई जॉब नहीं है, या मान लो उसके पास ज़मीन नहीं है, घर जायदाद नहीं है, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई लड़की है इधर, अभी मान लो इसका सेम एज का, सब कुछ है, परफेक्ट है, मतलब वही कि थोड़ी इकोनॉमी में आर्थिक कंडीशन ख़राब है, पर एक है कि इससे जो 15-20 साल बड़ा है, ठीक है, पर इसके पास खूब पैसा है, खूब संपत्ति है, ठीक है, तो घर वाले जो है इसके साथ शादी करना अच्छा मानेंगे, कंपैरिजन तो इसके, ठीक है। तो ये चीज़ आज भी होती है, पर आज थोड़ा गैप इतना कम हो गया। पहले क्या होता था कि लड़की है 20 साल की, और जो जिसके साथ शादी हो रही है, क्योंकि पहले है ना, देखो ध्यान से समझना, हिंदू मैरिज एक्ट में सबसे पहले अम्बेडकर ने क्यों बोला, अगर महिलाओं को आज़ादी देनी है तो सबसे पहले ये हिंदू मैरिज एक्ट है, इनमें सब में बदलाव करो। वो याद करो उस टाइम जो जब अम्बेडकर थे, उन्होंने ना पद छोड़ दिया था वकील का, वकील मनिस्ट्री तो वो थे, उन्होंने छोड़ दिया था क्योंकि उस टाइम नेहरू थे, मुस्लिमों में जो है कानून में उसमें सुधार करना नहीं चाह रहे थे। अम्बेडकर बोले कि नहीं, अगर आप धार्मिक आधार पर डिवाइड करोगे लोगों को तो बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए देख लो, जो मुस्लिम महिला है उनको 3 तलाक जैसी अमानवीय प्रथाओं को झेलना पड़ता है। रीज़न क्या था? क्योंकि अम्बेडकर ने पहले बोला था, क्योंकि धार्मिक प्रभाव को अगर आप कम नहीं करोगे ना, तब तक महिलाओं को कभी आज़ादी नहीं मिलेगी। यार ये बात हकीकत है, आज भी आप देख लो, महिलाओं को दबाया जाता है, चाहे किसी भी कंट्रीज़ में देख लो, सऊदी अरब देख लो, ठीक है, जितने मुस्लिम कंट्रीज़ आप देख लो, वहाँ जाके महिलाओं को दबाया जाता है और धर्म के आधार पर दबाया जाता है। तो इसलिए सबसे पहले अम्बेडकर ने यही बोला था कि सबसे पहले अगर महिलाओं को आज़ादी देना चाहते हो आप, तो ये धर्म से आज़ादी दिलाओ। तो धर्म से आज़ादी दिलाने का सबसे पहला कारण कि धर्म पे कानून बना, तो इसीलिए हिंदू मैरिज एक्ट लाया गया, उसमें एक शादी को बोला गया। नहीं, पहले क्या हो रहा था, 20 साल की लड़की है, 50 साल का ये बुढ़ा है, तीसरी शादी कर रहा है, चौथी शादी कर रहा है, 15 साल की लड़की से शादी कर रहा है। आपको बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अरे ऐसा नहीं है, बहुत सारे जो भारत के फ्रीडम फाइटर थे उन लोगों ने भी किए हैं। आप एक बार जाके देखना कभी, गोपाल कृष्ण गोखले, जो उस टाइम के जो सेहरा के लोग थे, वो भी 70-60 साल की एज में 15-20 साल की लड़की से शादी कर रहे थे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब कि अब सोचो दिक्कत क्या हो रही थी, जो राजा राममोहन राय ने ये चीज़ें देखी, अभी बुढ़ा था, सटक गया, अब ये 20 मान लो साल की, अभी विधवा कितने सालों तक बन के रहेगी। अब फिर इसके साथ सती प्रथा हो जाती थी। सोचो महिलाओं के साथ कितनी बड़ी अमानवीय था सती प्रथा, ठीक है। अब ये चीज़ें मान लो कि हो रही है,
अब तो राजा रमन राय उनको लगा कि यार ये तो बहुत गलत है, क्योंकि जब उसको ना देखो कुछ चीज़ें क्या होती है ना, जब तक खुद के घर में घटित नहीं होती ना तब तक कुछ लगता नहीं है। तो राजा रमन राय के घर में क्या होता है, उसके भाई की डेथ हो गई थी, तो उसके भाभी को जब जलाया जा रहा था तब वो फिर एकदम हिल गया, मतलब कि भाई मतलब होता है कि पर्सनल रियलाइजेशन एक अलग ही चीज़ होती है। तब उसको लगा, फिर वो घर बार छोड़ देता है सब कुछ अपना, फिर वो बोला कि नहीं अब मुझे इस पे काम करना ही है, ठीक है। तो फिर उस टाइम वो सती प्रथा को कम कराता है, फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर आता है। अब देखो बात ये थी, चलो ठीक है सती प्रथा तो आपने बंद करवा दी, ठीक है, ध्यान से समझना, पर बात है कि ये तो भाई विधवाएं तो है ही ना, 20-20 21 साल की विधवाएं रह जाती थी, अब इनकी पूरी ज़िंदगी भर कैसे कटेगी। तो फिर जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे उसने विधवा पुनर्विवाह का नियम लाया, कानून दबाव डाला कि बनना चाहिए, तो 1854 में जाके ऐसा बनता है, ठीक है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ऐसे में लिखना है, मैं फिर बता रहा हूँ। अब मैं जो डिफरेंट तुम्हें पॉइंट बता रहा हूँ, ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। सऊदी अरब का चीज़ें याद रखना प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। कैसे अम्बेडकर थे, और मैंने बोला था अम्बेडकर वाली मूवी देख लेना, उसमें वो सारी चीज़ें मिलेगी, आप लोग देखते तो हो नहीं, ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखना कि अगर आज भी महिलाएं जो है गुलाम है, या मान लो कि महिलाओं के साथ शोषण होता है, उसका सबसे बड़ा धर्म आधार होता है। तो इसका ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? पहली बात तो तर्क बुद्धिवाद के विकास के साथ, विज्ञान के विकास के साथ धर्म कमज़ोर होता है, फलतः धर्म का प्रभाव कमज़ोर होता है। तो इसीलिए याद करो, अब देखो मैं एक ही चीज़ पॉइंट बताते जा रहा हूँ, ध्यान रखना। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी, इसमें डाला गया है, क्या डाला गया है? वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास, ठीक है। तो वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब तक आपका साइंटिफिक टेम्पर नहीं होगा, नहीं तो चीज़ों को हमेशा आप वही देखोगे, महिला तो ऐसी होती है, महिला कमज़ोर होती है, महिला तो घर के लिए बनी रहती है, क्योंकि आपकी मेंटेलिटी कभी चेंज नहीं होगी जब तक आपके साइंटिफिक टेम्पर नहीं बढ़ेगा, जब आप महिलाओं को उस बराबर नहीं समझोगे, जब आप आधुनिक पढ़ाई से परिचित होंगे। नहीं तो वही है कि देख लेना, मोस्टली जो लोग महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, महिलाओं को ऑब्जेक्ट मानते हैं, या महिलाओं को बोलते हैं जुत्ती के बराबर है, ये सब लोग पक्का बता रहा हूँ रैशनैलिटी नहीं है उनमें, तर्क बुद्धिवाद नहीं है, क्योंकि वो सामने वाले को एक इक्वल मान ही नहीं रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होती है, ठीक है। तो एक मोटा मोटा एक आइडिया रखना कि कैसे धर्म जो होता है कैसे महिलाओं पे कंट्रोल करता है। तो बहुत सारी चीज़ें होगी, 3 तलाक वाला जो है आप ले लो, ठीक है। बहुविवाह प्रणाली, मतलब बहुत सारे विवाह करते हैं, इस टाइप का जो है एग्जाम्पल याद रखना, ऐसे में काम आता है, ठीक है। अब अगर बात आती है, ठीक है, अब चलो ठीक है, धर्म का प्रभाव खत्म किए, पर बात ये आती कि अब देखो क्या हो रहा था कि ये कौन है? वैशाली, कहाँ सो रहे थे आप इतनी देर से? कैसे काम चलेगा, ऐसे पढ़ाई कैसे होगी तुम्हारी? सर पढ़ाई का तो अभी पता नहीं, लेकिन हाँ तबीयत ठीक नहीं है हमारी, कुछ दिन से पता नहीं क्या हुआ, नजर लग गई, क्या हुआ हम नजर लग गया बहुत जल्दी, तुम्हें बहुत हमने जल्दी कह दी कि भाई सैलरी बढ़ गई, तो हमें लग रहा हमें नजर लग गई। सॉल्यूशन बताऊं? कहाँ से है वैशाली आप? वैशाली MP से। नहीं सर क्या था हमारे संग, अब हम आपको जिंदगी में कोनो को नहीं बताएंगे क्या हो रहा। चलो कोई नहीं, पढ़ लेते हैं अभी, फिर आपकी बीमारी का भी इलाज किया जाएगा, ठीक है। सुनो, अब देखो, तो याद करोगे ना क्या हो रहा कि जब मान लो कि भारत भी आज़ाद हुआ, ठीक है, उस टाइम वेस्टर्न कंट्रीज में क्या हो रहा था कि नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे थे। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आया ह्यूमनिज्म का, कि मानवतावाद, कि भाई स्त्री पुरुष आप साइड में छोड़ दो, सबसे पहले हम एक मानव है, ठीक है। ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, कि सबसे पहले हम मानव है, उसके आधार पर एक मानव को एक बेसिक चीज़ें मिलनी चाहिए, ध्यान से समझना। अब वो ये मत सोचो कि भाई पुरुष है महिला है पुरुष को मिलनी चाहिए, नहीं, हम सब ह्यूमन है, तो ह्यूमन को जैसे वो संसार में जन्म लेता है उसी के आधार पर उसके कुछ अधिकार उसको मिलने चाहिए, वो दैट्स नेचुरल राइट। इसीलिए याद रखना, नेचुरल राइट की बात तभी आती है कि नेचुरल राइट मतलब ऐसे अधिकार जो जन्म के साथ ही मिलने चाहिए आपको। तो सबसे पहली बात है कि स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब जैसे महिलाओं, जैसे सऊदी अरब में मैं बता रहा हूँ ना, ये ऑब्जर्व किया करो, वहाँ पे सोचो ना, ड्राइविंग लाइसेंस शायद अभी 2018 में से अलाउ किया गया था, सोचो महिला गाड़ी भी नहीं चला सकती थी, ठीक। दूसरी चीज़, वहाँ पे जैसे आज भी वोटिंग राइट नहीं है, ठीक है। तो सोचो कि जो उनके ऊपर शासन कर रहा है उसको चूज करने का अधिकार नहीं है, तो वो तो गुलामी होगी ना एक तरीके की, ठीक है।
या मान लो कि वहाँ पे जैसे बिना बुर्का नहीं आप बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। तो मेरा कहने मतलब कि स्वतंत्रता बाधित हो रही है कहीं ना कहीं। जैसे मान लो कि ये एक नॉर्मल महिला ले लो जो मान लो पढ़ना चाह रही है, परंतु उसके घर वाले चाह रहे हैं कि नहीं घर का कामकाज करे, ठीक है, शादी करे तो अपना निकले यहाँ से, ठीक है, परंतु सोचो उसकी स्वतंत्रता बाधित हो रही है, ठीक। तो ये सबसे पहली चीज़ है जो गलत है, और ये एक मानव को मिलनी चाहिए, वो लड़का है लड़की नहीं, मानव है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो, ठीक। दूसरा समानता, समानता सोचो कि वहीं सऊदी अरब की जो महिलाएं हैं, ठीक है, और यही मान लो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की कोई महिलाएं हैं, ठीक है, तो सोचो कि उन दोनों में कितना डिफरेंस है। वेस्ट की महिलाएं आज जो चाह रही वो कर रही है, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट एक अपर पता नहीं कहाँ कहाँ तक महिलाएं आज जा रही है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मान लो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रही है, या मान लो कि ओलंपिक में पदक जीत रही है, नोबेल पुरस्कार जीत रही है, ठीक है, साइंस के सेक्टर में बहुत आगे तक पहुँच चुकी है। और वही जो सोचो उसी संसार में एक ऐसी भी महिलाएं हैं जो जिनको घर से निकलने की बाहर की आज़ादी भी नहीं है। तो ये तो समानता होनी चाहिए ना। तो मैं फिर बता रहा हूँ, अभी ये मत सोचो कंट्रीज मत सोचो, मानव तो भाई अमेरिका में रह रहा है जो भी इंसान है, सऊदी अरब में रह रहा है जो भी इंसान है, भारत में रह रहा है जो भी इंसान है, तो समानता मिलनी चाहिए। और ये तो नेचुरल राइट है, परंतु कहाँ मिल रही है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आप घर में देखते हो भेदभाव होता होगा कि लड़कियों को नॉर्मल ट्रीट किया जाता है, या देख लो सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरा तो ये मानना कि इसमें ज़रूर लिखना कि सबसे बेस्ट देख लो कि आप सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ रहा है, ज़्यादा महिलाएं पढ़ती है, क्यों? क्योंकि घर वाले उन पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते, क्योंकि वो उनकी लाइबिलिटी एसेट नहीं है। तो उनको पता कि हम इसको अच्छी स्कूलों में पढ़ा के भी ये तो कल पराए घर जाएगी, तो लोग उनको बस नाम मात्र की शिक्षा अर्जित करवा लेते हैं ताकि थोड़ा बहुत पढ़ लिख ले, क्या ही करेगी। तो कहीं ना कहीं समानता वहाँ पे भी नहीं देखने को मिलती है। घर में आप देखोगे कि बहुत बार लड़कों के एडवांस प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि देखो आज बदलाव हो रहा है, पर तो मैं फिर बता रहा हूँ 1% बदलाव नहीं होता है। आज आप बोलोगे नहीं सर हमारे घर में नहीं हो रहा, या आप आसपास देखोगे, पर मैं फिर बता रहा हूँ ना कहीं सामाजिक आप देखोगे अंतर नहीं तो वो असमानता है महिलाओं के साथ। आपको जितना पुरुष को जितनी आज़ादी हो आज आपको नहीं है, तो समानता नहीं है ना, ठीक है। तीसरी बात आती है कि सोशल जस्टिस होना चाहिए, ठीक है। महिलाओं के साथ या मतलब फिर बता रहा हूँ मानव होने के साथ ही उसको न्याय मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो महिला है तो उसके लिए विशेष प्रोविजन किए जाए। तो जैसे मान लो कि महिलाओं की मान लो कि आज लेबर पार्टिसिपेशन रेट कम है, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन कम है, इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन कम है, ठीक है। महिलाओं के साथ बहुत सारे अत्याचार होते हैं, एसिड अटैक महिलाओं के साथ ही होता है। कभी आता सुना कभी पुरुष पे एसिड अटैक हुआ हो कि महिलाओं ने पुरुष पे बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता था उसको एसिड अटैक कर दिया। महिलाओं के साथ रेप ज़्यादा केसेस होते हैं, ठीक है। महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ ये एग्जाम्पल याद रखना, ये ऐसे में काम आएंगे। एक रफ मटेरियल मैं तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं एग्जाम्पल दे के पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो कोई मतलब नहीं है फिर, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात महिलाओं के साथ हमेशा उनके जैसे मान लो कि जैसे आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि रात को शादी हुई सुबह तलाक हो गया। तो मैंने सोचा कि यही चीज़ें होगी जब तक आप मतलब राइट्स नहीं दोगे, लोगों को राइट्स नहीं दोगे चूज़ करने का, राइट टू चूज़, कि भाई तुम्हारी लाइफ है यार, तुम जिसको साथ रहना चाहते हो शादी करना चाहते हो करो। जब ज़बरदस्ती किसी को बांध के रखोगे शादी के बंधन में तो चीज़ें सही नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो सोशल जस्टिस करना पड़ेगा आपको, समाज द्वारा न्याय करना पड़ेगा, महिलाओं को स्कूल भेजना पड़ेगा आपको। सपना सो के उठ गए, ठीक है। तो महिलाओं को मतलब कि आपको उनके स्कूल भेजना पड़ेगा, ठीक है। उनके लिए भी खान पीन सब कुछ अच्छा देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कहना मतलब कि हर एक्सेप्ट में महिलाओं के साथ न्याय करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें अच्छी होगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मूल्यों को विकास करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाना होगा, तो मैं इसीलिए बोला था ये टॉपिक एथिक्स में भी काम आएगा आपका, ठीक है। महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाओ लोगों को, ठीक है। जैसे कभी एक चीज़ ध्यान से समझना, जैसे मान लो एक महिला रात को अकेली जा रही है, तो अगर वो सामने किसी पुरुष को देख रही है तो उसको एकदम फियर आ जाएगा कि मेरे साथ क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता। तो जिस दिन मतलब कि मेरा ये कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो कि इस समाज में देखो रेप भी पुरुष ही करते हैं, ठीक है। तो मेरा कहना है मतलब कि कहीं ना कहीं वो समाज के हिस्से हैं, किसी का बेटा होगा, किसी का वो पिता होगा रेप करने वाला, ठीक है, किसी का भाई होगा, ठीक है। तो मेरा कहना है मतलब कि कहीं ना कहीं समाज को जो है भाई रेप करने वाला भी उसी समाज से आ रहा है, और जो कुछ समाज में जो बचाने वाले हैं वो भी उसी समाज से हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए अपने को ऐसे लोगों में वैल्यूज़ अपने को क्रिएट करनी पड़ेगी, महिलाओं में भी क्रिएट करनी पड़ेगी, पुरुषों में क्रिएट करनी पड़ेगी, कि वो महिलाओं को एक वस्तु ना समझे, ठीक है। रेस्पेक्ट के लेवल पे रहे चीज़ें,
ठीक है। तो वो अपने को वैल्यू सिस्टम क्रिएट करने पड़ेंगे। मेरा सबसे इसमें बेस्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर जो समाज मान लो महिलाओं की इज्जत भी लूट सकता है ना, तो वही समाज उस महिलाओं की इज्जत बचा भी सकता है। जैसे मान लो मैं हूँ, मान लो तो मेरे घर में मान लो मुझे संस्कार दिया जा रहा है कि मैं महिलाओं की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। महिलाओं को मतलब एक होता है ना भोग विलासिता की वस्तु नहीं समझना चाहिए। अगर ये चीज़ें मेरे अंदर इनक्लेट की जाएगी बचपन से, महिलाओं को रेस्पेक्ट की नज़रों से देखना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आएगी, ठीक है। अगर मान लो मेरे घर में मेरे को संस्कार नहीं मिल रहे, पहले दिन से घर में महिलाओं को मिल रहा है महिला जूती के बराबर है, 2 जूत मारो बराबर है, महिला को तो जूती के नीचे रखना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, आप खुद भी जानते हो कि ये हकीकत है, समाज की हकीकत है। महिला को ऐसा ही माना जाता है कि महिला को ज़्यादा बोल रहे तो 2 थप्पड़ लगाओ उसके, ऑटोमेटिक उसकी बुद्धि ठिकाने पे आ जाएगी। अगर आप ये सब लोग जानते होंगे, आपने भी अपनी सामाजिक रूढ़ियों में सुना होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मेरा कहना मतलब कि अगर सोचो मुझे बचपन से इस तरीके के संस्कार में वैल्यूज़ मिल रही है, तो मैं क्या करूँगा फिर? मैं ऐसा रिएक्ट करूँगा, फिर बाहर जाके मेरी वाइफ आएगी या मान लो कोई लड़की मेरे दोस्त बन रही है, तो मैं उसके साथ वैसा ही बिहेव करूँगा, ठीक है। तो ये दैट्स इनक्लेट बाय सोसाइटी, माय फैमिली, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं? मान लो खराब वैल्यूज़ भी आ रहे हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं? समाज से, परिवार से, या मान लो कि मेरे जहाँ सोशलाइजेशन प्रोसेस हो रही है वहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो सब ऐसी बात है। सबसे पहले तो ये कहाँ करना पड़ेगा? तो याद करो कि इथिक्स का पहला टॉपिक जिसमें बोला जाता है कि शैक्षणिक संस्थाओं और परिवार की भूमिका मूल्य विकसित करने में, तो यही इसीलिए वो टॉपिक डाला गया एथिक्स में, ध्यान से समझना, ताकि ऐसा जो सोसाइटी है। अब जैसे मैं सबसे एक बेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ कि जैसे मान लो कि सोसाइटी तो ये है जो दहेज प्रथा को बढ़ावा दे रही है। अगर बिना सोसाइटी के आप बताओ, मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये चीज़ याद रखना, इस समाज में है ना, जिस समाज में आप रह रहे हो, इस समाज में देख लेना कि जो दहेज ला रहा है उसका सम्मान है, और जो दहेज नहीं ला रहा उसका सम्मान नहीं है। अगर जिस दिन ये उल्टा हो जाएगा, जिस दिन कोई लड़का दहेज नहीं ले रहा है उसका सम्मान ज़्यादा है समाज में, तो मैं फिर बता रहा हूँ ना, ऑटोमेटिक चीज़ें बदलेगी। परंतु समाज ही ऐसा है कि आप उसमें जो ज़्यादा दहेज लेके आ रहा है उसको ज़्यादा सम्मान है, ठीक है, बातें उसी की ज़्यादा होती है, ठीक है। या मान लो कोई लड़की, नौकरी भी तो इसीलिए करते हैं। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं समाज की तो कमजोरी है ना ये, तो उसी कारण से सारी चीज़ें क्रिएट होती है, ठीक है। अब देखो, तो स्वाभाविक सी बात है, ये ह्यूमनिज्म का जो कॉन्सेप्ट आया है कि ऐसे ऐसे होनी चाहिए चीज़ें, तो सभी समाजों में क्या होगा, विरोध होने लगा। अब वो होगा, स्वाभाविक सी बात है। जैसे मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि 3 तलाक को लेके इंडिया में जो है बहुत सारी महिलाओं के साथ गलत हो रहा था, ठीक है। साहबानो केस हुआ, उसके बाद में 2 बार, तो भाई कब तक महिलाएं सहती रहेगी? तो फिर आखिर में बहुत बड़ा हुआ, तो फिर बीजेपी को मौका मिला, और कहीं ना कहीं यूपी में गवर्नमेंट बनाने के पीछे बहुत मुस्लिम महिलाओं को सपोर्ट रहा है उस टाइम, क्योंकि 3 तलाक से महिलाएं परेशान हो चुकी थी, ठीक है। तो इस कारण से भाई स्वाभाविक सी बात है, असमानता रहेगी तो कहीं के लिए भी सही नहीं है ना। तो विद्रोह तो हो गए, जैसे लीबिया में जो विद्रोह हुए, और आजकल बहुत सारे आप कंट्रीज़ में देखोगे, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में हो रहे हैं, अफ्रीकन का जो कंट्री वहाँ पे महाद्वीप है उसमें बहुत सारी कंट्रियों में हो रहा है। तो मतलब कि वो चीज़ें होगी, क्योंकि वहाँ पे इनइक्वलिटी यार, लोग आज सोचो मान लो कि डिजिटल जो है आजकल असमानता एक तरीके की ये भी है, ठीक है। तो समझ बात, जब ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट आया, मानवता का कॉन्सेप्ट आया, तो समझ बात है कि लोगों से लगा कि नहीं, महिला को लगा कि हम तो भाई अधिकार, हम भगवान ने जब हमको सबको सेम दिया है, तो हम क्यों मतलब शोषण रहे, हम क्यों पुरुषों की लात सुनने, मतलब समझ बात है, उनके मारपीट, ये सारी चीज़ें। तो आजकल मैं फिर बता रहा हूँ, आजकल तो महिला ऐसे भी है, पीट पटा के निकल भी जाए पुरुष को तो ठीक है, जब वो मार सकता है तो वो भी मार सकता, ठीक है। ये पढ़ा क्या रहे हो आप? तो मैं इतने बाद में आओगी तो क्या ही सुनोगे अब, ठीक है, चुपचाप सुनो अब तुम काम तो। नहीं, ये बताओ, ये पढ़ा क्या रहे हो, ये तो बताओ ना, सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा? तुम्हारे बारे में पढ़ा रहा हूँ, वुमेन के बारे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पढ़ो चुपचाप, ठीक है। अच्छा ठीक है। फिलहाल लिंग असमानता का विरोध प्रारंभ हुआ, तो मैं वो बता रहा हूँ, जो कि लिंग के आधार पर विभाजन होता है कि महिला ये कर सकती है, ये नहीं कर सकती, भाई महिला घर के लिए सीमित है, तो फिर विरोध हुआ, ठीक है, महिलाएं बाहर निकली, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, महिला आंदोलन हुआ। अब इसको अपन देखेंगे वर्ल्ड लेवल पे महिला आंदोलन किस किस तरीके के हुए थे, ठीक है। तो पहला प्रथम चरण हुआ 1789 से लेकर 1950 तक, द्वितीय चरण 1950 से आगे। अब मैं इसका रीज़न बताता हूँ, ऐसा कि 1789 में उस टाइम क्यों शुरू हुआ था, ध्यान से समझना। याद करो कि जब 1600 में उस टाइम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है, औद्योगिक क्रांति होती है उस टाइम, तो उस टाइम क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता था कि देखो, पहले क्या था कि महिलाएं घर का काम कर रही थी, ठीक है, पुरुष मान लो खेती वेती कर रहे थे, ठीक है, महिला थोड़ा बहुत सहयोग करती थी वहाँ पे, ठीक है।
अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ये पुरुष जब औद्योगिकरण हुआ तो औद्योगिकरण तो पुरुष इधर जाने लगे, तो महिला को धीरे धीरे जो है एग्रीकल्चर संभालने लगी, थोड़ा थोड़ा उनका इकोनॉमी पावर हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा फिर वो एजुकेशन भी अचीव करने लगी। ये मतलब इंडिया में मत सोचो, उधर सोचो, ठीक है, मतलब कि वेस्टर्न जो कंट्रीज है वहाँ पे, तो वहाँ पे चीज़ें होने लगी, तो महिलाएं को धीरे धीरे थोड़ा बहुत हुआ, तो उनको रियलाइजेशन हुआ कि वास्तव में ये तो आज़ादी कितनी अच्छी है। मतलब सोचो पहले घर के कार्य तक उनको सीमित रख दिया जाता था, अब धीरे धीरे खेतों में निकल रही है, तो चीज़ें बढ़ रही है। तो क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है जो 1915 की समथिंग होता है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि सारे पुरुष बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो उस टाइम युद्ध चले जा रहा था, क्योंकि 4-5 साल तक चला था ये, ठीक है। तो क्या हो रहा था कि पुरुषों की संख्या कम हो गई थी, तो महिलाओं को पहली बार जो ना औद्योगिक जो है फैक्ट्री वहाँ पे जाने का मौका मिला। तो जब महिलाओं को वो चीज़ पता लगी कि सोचो मैं उस घर में बैठी बैठी काम भी करती रहती हूँ, दिन भर काम करती हूँ, तब भी मेरे को पैसा नहीं मिलता, और यहाँ पे मैं मान लो 5-6 घंटे 8 घंटे काम करूँ, उसका पैसा मिल रहा है। तो जब उसको वो चीज़ फील हुआ तो उसको लगा कि हम कितने दिनों से गुलामी सह रहे थे। और ये चीज़ याद रख लेना, जो महिलाएं पैसा कमाती है, मैं बता रहा हूँ ना, उनकी लाइफ स्टाइल जो घर में रहती है महिलाएं उनसे बहुत अलग हो जाती है, ठीक है, उनका जीने का तरीका सब कुछ बदल जाता है, और वो उस आज़ादी को फील कर पाती, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ, महिलाओं को पता लगा, अपनी क्षमताओं का पहली बार एहसास हुआ कि हम तो कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे अपन पढ़ेंगे आगे जाके रोजा पार्क्स द्वारा जो किया गया, ठीक है, धीरे धीरे 1950 के आगे, उसके बाद में जब मान लो भारत में भी अपन देखेंगे उस टाइम क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले विश्व में महिला आंदोलन का उद्भव जो होता है, एक लिबरल फेमिनिज्म है, एक सोशलिस्ट फेमिनिज्म है, रेडिकल फेमिनिज्म है। ये बहुत खतरनाक है, इतना भी नहीं जाना चाहिए एकदम पूरा बहुत आगे। उसमें तो ये मतलब सोचो कि जो ये रेडिकल फेमिनिज्म को जो फॉलो करती है लड़कियाँ, सोचो कि अब मतलब देखो क्या होता है ना कि ठीक है, मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा मानना है, सबका अलग अलग हो सकता है। देखो एक जो नेचर द्वारा जो आपको दिया गया है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ ये मतलब रेडिकल फेमिनिज्म में क्या होता है कि मतलब इतना अति उस मतलब ये होता है कि इसमें मतलब कि जो नेचर ने जो चीज़ें दी है उसको भी वो लोग मतलब सोचो बालों को एकदम कटवा देते हैं। चलो ठीक है, बाल तो एक नॉर्मल बात है, आजकल तो नॉर्मल हो गए ना, पर मैं फिर बता रहा हूँ, धार्मिक ऐसा रीज़न दिया गया कि महिला को बाल नहीं कटवाना चाहिए, सारी चीज़ें, परंतु कोई नहीं, चलो ये तो नॉर्मल बात होगी आजकल, ठीक है। पर इसमें सोचो कि इसमें ब्रेस्ट जो होती है महिला वो भी कटवा देती है, तो मतलब मेरा मानना है कि ये बहुत खतरनाक, फिर ये चीज़ें सही नहीं है। मतलब उनका ये मानना है कि भाई ब्रेस्ट के कारण जो है फीमेल हमारे तरफ अट्रैक्ट होते हैं, महिला गुलाम होती है, वो सारी चीज़ें, सेक्सुअलिटी, ये सारी चीज़ें। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा चले जाता है एक लेवल पे, ये चीज़ें सही नहीं है, इतना खतरनाक लेवल पे भी जाना मतलब सही नहीं है, मतलब ठीक है। लिबरल फेमिनिज्म में ये होता है कि हाँ थोड़ा बहुत जो भाई महिला ये काम क्यों करे, महिलाएं घर का काम क्यों करे, पुरुष क्यों नहीं कर सकता, तो इस लेवल पे होना भी चाहिए, सब इक्वलिटी रहे, तो ये कॉन्सेप्ट सही है। सोशल फेमिनिस्ट का ही मानना, फेमिनिज्म का ही मानना है कि समाज में महिलाओं को समान अधिकार दिए जाए। जैसे मतलब आज भी शादियों में क्या होता है कि पुरुष का ही चलता है, लड़की सोचो, कभी आपने सोचा है कि मान लो मोस्टली अभी क्या होता है कि लड़का देखने आया, मान लो लड़की फैमिली देखने आई, लड़की को डिनाई कर दिया, कैंसिल रिश्ता। कभी सोचो कि उल्टा सोचो, कभी कोई महिलाएं लड़कियों को मना कर पाए, ऐसा भी दिन आए। तो मतलब मेरा कहना है कि सोशल फेमिनिस्ट मतलब सामाजिक समानता होनी चाहिए, महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का इनका अधिकार होना चाहिए, तो ये भी सही है। पर ये रेडिकल फेमिनिज्म बहुत खतरनाक है, ठीक है, ये सेपरेटिज्म को मानता है, बिल्कुल अलगाववाद, मतलब कि ये मानते हैं कि मतलब कि महिला और पुरुष एकदम अलग है, वो दोनों एक हो ही नहीं सकते, ठीक है। वो मतलब बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट पे लेके जाते हैं, ठीक है, लेस्बियनिज्म, ये सारी चीज़ चलती है, फिर उनको बोलते हैं हम पुरुष से क्यों संबंध बनाए, हम तो स्त्री के साथ भी कर सकते हैं, तो उस तरीके के कॉन्सेप्ट चलते हैं, ठीक है। ब्लैक फेमिनिज्म भी चलता है, इसमें विरोध किया जाता है चीज़ों का, ठीक है। अरे इको फेमिनिज्म मतलब कि इकोनॉमिक्स के आधार पर भी मतलब कि महिला ये काम नहीं कर सकती, जैसे होता है ना कि महिला गाड़ी नहीं चला सकती, रात देखो एरोप्लेन चला रही है, ठीक है, तो उस आधार पर सारी चीज़ें हैं। तो ये थोड़ा बहुत एक बार आइडिया होना चाहिए, मतलब जब ऐसे में आप पुट आउट करो इन चीज़ों को, तो थोड़ा बहुत एक बार इनका सर्च करके देख लेना, मैं फिर बता रहा हूँ, एक बार वीडियो देख लेना, जाके यूट्यूब पे सर्च करना रेडिकल फेमिनिज्म, तो आ जाएंगे यूट्यूब पे। ये सारी चीज़ें एक बार टर्मिनोलॉजी चेक कर लेना, ठीक है, जाके एक बार खुद से सर्च कर लेना, ठीक है, तो इससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ऐसे में आप यूज़ कर पाओगे, मैं फिर बता रहा हूँ। और मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे में अभी एक काम जब बताते जा रहा हूँ करते जाओ, नहीं तो फिर नहीं सीखोगे। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये आर्ट है ऐसे, और आर्ट नहीं सीखोगे फिर वो रट्टाफिकेशन से ऐसे नहीं लिख पाओगे,
ठीक है। तो विश्व महिला आंदोलन के बारे में अपन देख रहे हैं। तो पहला चरण है 1789 से 1950 में। तो ये विश्वव्यापी स्वरूप था। इसका मतलब हर देशों में महिलाएं अपनी डिमांड कर रही थी। खासतौर से यूएसए और यूके में मुख्य रूप से केंद्रित था ये जो पहला चरण था, ठीक है। इसमें क्या डिमांड किया गया? महिलाएं हेतु मुख्यतः राजनीतिक अधिकार, पहली बात पॉलिटिकल राइट्स कि हमें भी लड़ने का अधिकार होना चाहिए, वोट देने का अधिकार होने चाहिए, ठीक है। अन्य नागरिक अधिकारों की मांग पर बल दिया गया कि हम भी बाहर जाके काम कर सके, सरकार हमारे लिए सुरक्षा की व्यवस्था करे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, डिमांड उठने लगी थी। अरे बस स्वाभाविक सी बात है, जैसे याद करो कि मान लो कि पहले जैसे मान लो कि SC ST के जो लोग होते थे उनको लोगों को मान लो कि सड़कों पे चलने का अधिकार नहीं होता था, बसों में नहीं बैठने, कुएं से पानी नहीं लेने का अधिकार होता था। तो उसी तरीके जो महिलाओं के साथ जो भेदभाव होते थे तो उन चीज़ों को भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत थी कि नहीं, कि महिलाओं को भी बेसिक राइट्स तो मिलने चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकल राइट हो गए, बेसिक राइट हो गए, वो मिलने चाहिए, ठीक है। तो फ्रांस में अपन महिला आंदोलन में फिर बता रहा हूँ, ये याद रखना जो भी इसमें नाम आएंगे तो ये पता होनी चाहिए कि कहाँ की चीज़ें शुरू हुई, क्या हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, पता होना चाहिए। नेशनल असेंबली द्वारा मानवीय एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा और महिलाओं की उपेक्षा। सोचो यहाँ पे ना पुरुषों का अधिकार दे दिए गए, संपत्ति खरीदने का अधिकार, सब कुछ, पर महिलाओं का अधिकार नहीं दिया गया। तो ये याद रखना कि फ्रांसीसी क्रांति की सीमा भी है कि महिलाओं को उपेक्षा की गई यहाँ पे। 1789 में ओलंपिक डे गोस फ्रांसीसी क्रांति की सफलता की प्रासंगिकता को चुनौती दी। इन्होंने मतलब कोई लेडीज़ थी, मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि ये कमी थी, ठीक है। तो इन्होंने चुनौती दी कि गोस को मृत्युदंड, सोचो फिर इसको मृत्युदंड दे दिया गया। फ्रांस में महिला आंदोलन की धीमी गति से शुरुआत, तो इसको मृत्युदंड देगी, परंतु फिर धीरे धीरे और महिलाएं जागी होगी, ठीक है। तो धीरे धीरे उन्होंने प्रयास किए, ठीक है। अंततः 1944 में फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। सोचो, और मैं तुम्हें एक कंपेरिजन स्टडी सिखाता हूँ। मतलब देखो, ये समझो, यहाँ आज़ाद हुआ 1789, राइट मिल रहा है वुमेन को 1944 में। ध्यान से समझना, लगभग 1800 1900 100 साल वो, 44 ये, और लगभग 11 साल ये, 155 साल बाद में महिलाओं को उस लायक माना गया। परंतु भारत जैसा देश जिन्होंने 1947 में आज़ाद हुआ, उसी दिन से महिलाओं को मताधिकार दिया गया, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सोचो, महिलाओं को पहले दिन से भारत ने आज़ादी के साथ से समानता का अधिकार दिया। तो ये कंपैरिजन स्टडी आपको अमेरिका ने 1975 या 76 में दिया था। हाँ वही ना, तो ये आपको लिखना है कि भारत, मतलब जहाँ पे देखो मैं फिर बताऊँ, इससे ना नंबर मिलते हैं। आप ऐसे में अपने कहीं पे भी GS के आंसर में या इंटरव्यू में भी आप बोलो, और खास तौर से 1920 में मिला था, 1920 में अमेरिका में एंड 1927 में इंग्लैंड में। NCERT की बुक्स में है ये। हाँ वही, मतलब मैं फैक्ट नहीं पूछ रहा है। 7 की क्लास में है सर ये। अरे हाँ वो बात सही, मैं सुनो, मैं फैक्ट 1919 में। अरे आप मेरी बात पे ध्यान दो, तुम लोग सुनो। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं कंपैरिजन स्टडी करना सिखा रहा हूँ कि इस चीज़ समझो कि आप ये चीज़ें लिख सकते हो, कल ऐसे में लिखोगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे। कि भारत ऐसा देश है जहाँ पे आज़ादी के तुरंत बाद महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया। वहीं अपन देखते हैं कि जो बहुत सारे विकसित देश थे जो अपने आप को सभ्यता के अग्रदूत बताते हैं, वो भी महिलाओं को अधिकार देने में 150 साल 200 साल लगा दिए। तो ये लिखने, ये लाइन, इससे आपके ऑटोमेटिक नंबर बढ़ेंगे। वो बोलते हैं नंबर कैसे बढ़ते हैं, ऐसे बढ़ते हैं। ये कंपेरिजन स्टडी पढ़ो, ठीक है। अब आगे देखो, इंग्लैंड में महिला आंदोलन, ठीक है। 1688 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, ये याद रखना। महिलाओं को सर पहले नागरिक माना ही नहीं जाता था, तभी तो सर ये क्रांति हुई थी। हमने ये सर कहीं पढ़ा है ऐसा। अच्छा, नागरिक ही नहीं माना जाता था? हाँ सर इंडिया में अभी तक क्रांति तो नहीं हुई है, बट होनी चाहिए। ये कहीं पढ़ा है सर हमने कि पहले महिलाओं को नागरिक अपना लीड करेगी। सच्ची बता रही हूँ, होना चाहिए, क्रांति तो होनी चाहिए। अच्छा, क्या करोगे तुम? चलो, भारत में महिला आंदोलन कल पढ़ेंगे, चलो फटाफट कर लेते हैं, छोड़ो। अब सुनो इधर, करवाऊंगा फिर कल, तुम करना क्रांति कितना करती हो, ठीक है। ठीक है, तो पुरुषों को नागरिक अधिकार तो प्राप्त किए पर महिलाओं को वंचित कर दिएगा। फिर ये देखो, ये कंपेरिजन स्टडी यहाँ पे सीखो, ठीक है। तो 1792 में मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की एक पुस्तक आई थी, ए वैलिडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ द वुमेन। मतलब ये बुक का नाम याद रखना, मतलब अगर याद रख सकते हो तो, नहीं भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर रख सकते हो तो बढ़िया है, ये चीज़ याद रख लेना। उससे ना अगर आप बुक्स को कोट करते हो तो एग्जामिनर को लगता है कि यार बंदा तो कहाँ पढ़ा, एकदम लग रहा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है
तो मतलब थोड़ा कंपेरिजन स्टडी फायदा रहता है, ठीक है। 1869 में जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक आई थी द सब्जेक्टेशन ऑफ द वुमेन, ठीक है, में महिलाओं की निरंतर स्थिति का विश्लेषण था। 1824 में फ्रेडरिक एंगल्स, भाई क्या नाम है इनके, द्वारा द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में महिलाओं की निरंतर स्थिति, लिंग असमानता का आर्थिक संदर्भ में विश्लेषण किया गया था कि महिलाओं को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो झेलना पड़ता है जेंडर इनइक्वलिटी के कारण, उसके कारण इकोनॉमी भी, महिलाओं की आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती है, ठीक है। 1887 में वुमेन्स लिबरेशन फ्रंट का गठन और लिंग समानता के लिए प्रयास प्रारंभ हुआ। अब देखो महिलाएं झाँक गई, अब देखना कैसे क्रांति हो गया। फलतः 1918, 1928, 1948 में इंग्लैंड को महिलाओं को देखा, सोचो 1948 में जाके मिला था महिलाओं को, सोचो आज 1688, अब देखो इस 1948, 1688, 8086 82 260 साल बाद में। तो ये लिखो कि भारत क्यों महान है, ठीक है। इसलिए भारत पे प्राउड फील करो। सोचो अमेरिका जैसे देश में तुम जाने की सोचते हो, वहाँ पे भी इतने अधिकार नहीं दिए गए थे, ठीक है। अमेरिका में महिला आंदोलन, 1776 में अमेरिका क्रांति हुई। 1789 में बिल ऑफ राइट्स की घोषणा, जिसमें महिलाओं की उपेक्षा, उसमें महिलाओं को अधिकार नहीं दिए गए। 1830 में राजनीतिक अधिकारों के लिए महिला आंदोलन की शुरुआत दास प्रथा आंदोलन के साथ एंजेलिना ग्रिमिक के नेतृत्व में। 1869 में नेशनल वुमेन ऑफ सफरेज एसोसिएशन, द अमेरिकन वुमेन सफरेज एसोसिएशन का गठन इस दिशा में प्रयास। फलतः 1920 में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। सोचो अब इधर देखो, लगभग 1776 में आज़ाद हुए, 1920 में जाके मिल रहा है। 4, 11, 7, 8, 144 साल बाद में, ठीक है। तो मेरा कहने वाला कि देखो ऐसे में आपको है ना यही चीज़ें पता होनी चाहिए। कंपेरिजन स्टडी जितना ज़्यादा अच्छा करोगे उतना एनालिटिकल ऐसे लिख पाओगे। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, और मैं फिर बता रहा हूँ, वो चीज़ें भूल जाओ कि बचपन में आप ऐसे लिख लेते थे, वो चीज़ें नहीं है। यहाँ पे सीखना है आपको। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, वो सऊदी अरब में महिलाओं को वोट नहीं अभी भी नहीं है, महिलाओं का अभी भी नहीं है वहाँ पे मतलब दूसरी अरब कंट्रियों में नहीं है ना सर? हाँ, बहुत सारी कंट्रीज में नहीं है, जैसे सऊदी अरब में नहीं है आज भी। अरे मैं फिर बता रहा हूँ ना, देखो जब मैंने क्लास की स्टार्टिंग किया था मैं तभी बोला था कि जब तक जहाँ पे धार्मिक शासन चलेगा वहाँ पे महिलाओं को राइट्स नहीं मिलेंगे, ये चीज़ याद रख लेना। क्योंकि धर्म हमेशा महिलाओं की आज़ादी पे वही मानता है कि महिलाएं स्वतंत्रता की तरफ भागती है। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो मानव होता है, मानव भागेगा, उस विचारशील होता है मनुष्य। वो तो सर आदमी भी भागते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, सबको आज़ादी चाहिए। वही तो बात है ना, तभी तो समानता चाहिए ना, तभी तो समानता चाहिए। ये तो एक प्रकार का कंपटीशन है। लोग ये सोचते हैं कि नहीं हम जी हमसे आगे ना निकल जाए। ये हर जगह चल रहा है, चाहे आप कहीं भी देख लो। हाँ। तो ये हो सकता है कि मर्द ये नहीं चाहता कि औरत हमसे आगे निकले, आजाद रहे। वहीं ये सर हमारे जैसे शास्त्रार्थ थे तो वहाँ पे तो लड़कियों को मिलता था कहीं ना कहीं इतना, तो फिर उसके बाद तो बंद हो गया ना, फिर अंग्रेज आए, फिर उनके बाद भी बंद हो गया। फिर आजादी के बाद ही मिला था। आजादी कब से मिली है? हेलो, जब से अंग्रेज आए हैं सर। हाँ, महिलाओं का अधिकारों की बात है, तो सती प्रथा हो रही थी पहले। थोड़ा और रुक जाते तो तरह अच्छा रहता। हाँ मतलब बोल सकते हो, कुछ सेंस में बोल सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि यार ये कोई जरूरी नहीं कि वही लोग, नहीं ये गलत बात है कि वही लोग सुधार कर सकते हैं। हम खुद भी तो कर सकते हैं ना। अपना स्वयं विवेक इतना जागृत रहना चाहिए कि हम खुद ना करें। स्वयं विवेक अगर होता है तो ये सती प्रथा और ये बहुत सारी चीजें हैं वो नहीं होती। हमें तो ऐसा लगता है। हाँ मतलब ठीक, कमियां तो रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है भारतीय बहुत अच्छा काम करके गए, बहुत कंट्रोल करा। आप ये चीज सोचो ना, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, तुम लोग ना हमेशा चीजों को गलत एनालाइज करते हो। आप ये चीज सोचो कि आखिर में राजा राममोहन राय ने तो मांग उठाई, तभी तो अंग्रेज बंद किए ना। अंग्रेज तो 1600 से यहाँ पे कब से शासन कर रहे थे, सोचो, तब तो ना किए बंद। आप ये चीज सोचो ना, आप लोग हमेशा क्यों गलत लेके जाते हो चीजों को, नेगेटिव वे में क्या लेके जाते हो। भारतीय लोगों ने मांग रखी तभी तो हुआ ना। इसलिए वो बदलाव लाए खुद से तरफ से, अपनी तरफ से। वो कभी नहीं लाना चाह रहे थे। याद करो 18 शताब्दी की क्रांति के बाद में उन्होंने अपने सामाजिक जो सुधार रिफॉर्म थे उनसे पीछे हाथ ले लिया था। उनको पता था कि हम ज़्यादा अगर समाज में घुसेंगे तो समाज विरोध करेगा तो हमारी शासन संस्था है वो खराब होगी। और सर ये अंग्रेजों के बारे में पढ़ा तो था, वो उसमें तो लिखा था कि महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा में भी धर्म। अरे ये तो उसमें भी लिखा हुआ है मॉडर्न इंडिया में, जब कि उन्होंने उनकी समाज में जब जा रहे थे तो रोने लगा तो फिर वो पीछे हट गए थे। आप ये चीज सोचो कि आखिर में जो सुधार
तब तक, और मैं फिर बता रहा हूँ आप, लेकिन मैं इंडियन सोसाइटी इतना पढ़ा दिया तुम लोग समझते नहीं हो। समाज में सुधार तब तक चाहे कितना भी बड़ी सरकार आ जाए, कुछ भी, समाज जब से खुद से एक्सेप्ट नहीं करता कि हमें सुधार करना है, तब तक कभी सुधार नहीं होगा। ये चीज़ याद रख लेना हमेशा। समाज को खुद के अंदर से, अपने अंदर से सुधार का प्रयास करना पड़ता, तब जाके कोई चीज़ लागू हो पाती। तो ऐसा नहीं कि अंग्रेज यहाँ पे शासन करके चले गए तो महिलाओं को आज़ादी मिल गई। अरे नहीं, भारतीय लोग ही चाह रहे थे कि महिलाओं को आज़ादी मिले, तब मिली है। अगर नहीं चाहते तो क्या अंग्रेज कुछ भी कर लेते, तब मिल पाती है क्या? नहीं मिल पाती। सोचो आज भी 3 तलाक तो हो ही रहे हैं ना, आज भी डोमेस्टिक वायलेंस हो ही रहा ना, कानून तो बन चुके हैं, PCPND एक्ट बन चुका है, 1971 में बना था। आज भी घर में महिलाओं को नहीं मारा जा रहा है क्या? क्यों? क्योंकि समाज नहीं चाह रहा। जिस दिन समाज चाहना बंद कर देगा तो उस दिन फिर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कानून नहीं भी रहेगा तभी महिला को, कोई गर्भ में कोई महिलाएं नहीं मरेगी, कोई इसी महिलाओं के साथ शोषण नहीं होगा, रेप नहीं होंगे। ये चीज़ समझो आप, समाज जब तक नहीं जाता तब तक नहीं होगी कोई चीज़। ऐसे नहीं होता कि आप कोई चीज़ शासन सत्ता पे कोई बैठा वो सीधे चीज़ें कर सकता है, कर लो तो ऐसे नहीं होता। हमेशा इसे याद रखना, जब तक समाज नहीं कोई क्रांति कर ही नहीं रहा तो कैसे ये सब चीज खत्म होगा? सपना ले रही है, सपना ले रही है। सपना बोलो, सपना कौन सी पार्टी बनाना, क्या बनाना बताओ, संगठन का नाम क्या रखना है? अरे महिला जागरूक रखूंगी ना, और क्या रखूंगी? क्या ही जागरूक करोगी तुम महिलाओं को, बताओ। चलो बताओ महिला, हाँ चलो ठीक है, सपना बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि जो महिलाओं को शोषण हो रहा है, जो जिस मांगों को लेके तुम आंदोलन करना चाहती हो, क्रांति करना चाहती हो, क्या है? सबसे पहले तो इक्वलिटी पे, क्योंकि सब कितना भी कुछ भी हो गया बट इक्वलिटी अभी भी नहीं है। फैमिली में बहुत ज्यादा दोषी भाव होता है अच्छा, वो पूजा ये सपना हो रही है तब, इसीलिए सपना हो सकता है कि तुम्हारे जो यहाँ पे भाई बंधु तुम्हारे वही सपोर्ट में ना आए, वो बोल सकते हैं हमारे घर में तो है भाई, तो हम तुम्हारे काहे साथ आए। अरे तभी तो क्रांति करनी है। भाई तुम्हारे घर में नहीं है ना, इन लोगों के घर में तो है। नहीं है, हमारे घर में क्रांति वाली हैंगी। हमारे घर में तो हम ही क्रांतिकारी हूँ। अरे मैं सच में बोला, अच्छा चलो बहुत राइट्स हैं, पता है हमारी मम्मी और पापा जो है हम लोगों को बहुत मतलब हम दोनों को बराबर इक्वली करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहन को अलग भाई को अलग। कभी आपको ही तो कर रहे हैं, मैं आसपास देखती हूँ, जैसे मेरी फ्रेंड थी वो तो उनको मैं देखती हूँ। ठीक है, और मुद्दा गुना, इस मुद्दे से तुम्हारी टीम खड़ी नहीं होगी, और अरे बहुत सारे मुद्दे हैं ना, बताओ फिलहाल यही है, क्रांति ना होगी इससे भाई, इससे क्रांति ना होगी। और दूसरी ये है कि दहेज की जगह पे ना उनको पैसा उनको दिया जाए, जैसे कि वो फ्यूचर बना लें, या तो स्टडी कर लें या फिर खुद का स्टार्टअप शुरू कर लें। फिर क्या ये ना तो वो पैसा किसी के काम आएगा, सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा तुम्हारा। बहुत लड़कियां तो चाहती है हम दहेज लेके जाएं, मजे से रहे, क्या है उसमें, बढ़िया लड़का मिलेगा हमें, क्या है, तुम गलत बात है, ये भी नहीं होगा तुम्हारा। नहीं सर, हम सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, महिलाओं के लिए केवल बात होती है। नहीं सर, हमारे हिसाब से ना दहेज की जरूरत ही नहीं है। लड़का जिस मतलब कैटेगरी का हो उसी कैटेगरी की लड़की होनी चाहिए, दोनों की कैटेगरी एक होनी चाहिए, तभी शादी करो। दहेज का ये जो है ना कॉन्सेप्ट खत्म करना चाहिए। दहेज कब चलता है? जब पता चला कि लड़का बहुत ज्यादा वो है, लड़की कम है, या लड़की ज्यादा है लड़का कम है, तो ऐसे में ये मैं तुम्हें बताऊं, सब चीज नहीं वैशाली मैं तुम्हें बताऊं, दहेज कब खत्म होगा, ठीक है, कब खत्म नहीं होगा, क्या होगा, जिस दिन तुम मान लो कि तुम्हारे से कमज़ोर लड़के से तुम लोग शादी करना शुरू कर दोगे तो दहेज खत्म हो जाएगा। और जिस दिन तक तुम इस चीज़ के लिए रेडी नहीं रहोगे तब तक कभी नहीं होगा, ये देख लेना। हम तो सर रेडी रहते हैं। नहीं, मैंने उस बात के लिए रेडी कि मेरे को दे दो वो पैसा, मैं चाहे कुछ भी करूँ उसका। नहीं देंगे तुम्हें। देखो लड़का हो चाहे लड़की हो सर, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहिए, बाकी दहेज एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सरकारी जॉब वाला लड़का छोड़ के किसी से भी शादी कर लो, नहीं देना पड़ेगा। प्राइवेट जॉब में हो जो मजदूरी करता हो करने को तैयार होता है, सिस्टम ही खत्म। हाँ तो वही तो बोला कि अपने से कम उसके साथ। अरे जो प्राइवेट जॉब वाले होते हैं ना उनकी भी अब हाई रेट है, बैठे एज जा रही है, शादी नहीं हो रही है। प्राइवेट जॉब वाले चाहते हैं कि गवर्नमेंट लड़की मिल जाए लड़का मिल जाए तो बहुत इज्जत भी जरा सर एक दूसरे की बहुत अरे चलो ऐसा नहीं है, प्राइवेट जॉब वाले भी बहुत मांग रहे हैं। 70,000 नौकरी थी कि
हाँ तो अब मैं फिर बता रहा हूँ आर्थिक स्थिति की अच्छी सुनो, एक चीज़ मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, देखो मैं समाज शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते आप लोगों से बोलूँगा, जब तक समाज नहीं चाहेगा तब तक कुछ ही नहीं होगा। और ये समाज कभी नहीं चाहेगा कि दहेज प्रथा बंद हो, तो कभी बंद होगी भी नहीं। नहीं तो देख, कभी समझ नहीं, और जेल जाल हुआ वाला पूरा है सर। ये कोई नहीं कहता कि हमको मजदूर से शादी करनी है, ये सबको गवर्नमेंट जॉब वाला ही लड़का। हाँ तो फिर वही तो बता रहा हूँ, फिर कैसे बंद होगी दहेज प्रथा, कैसे बंद होगी? जब आप डिमांड उसकी बढ़ा दोगे तब कैसे? हम बताए संसद से जेल चली तो बंद हो जाए। अगर समाज नहीं मानेगा ना तो फिर मेरे को घर से भागना पड़ जाएगा। कहाँ भागोगी तुम घर? चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ। ठीक है तो ऐसे में अरे मुझे, अरे सुनो सुनो सुनो, मुझे कुछ बात करनी थी।